क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के ऊपर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं, फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं? ये फर्क किस्मत का नहीं होता, ये फर्क साइकोलॉजी का होता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो साइकोलॉजी को समझते हैं। दूसरे, जिन पर साइकोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। और ज्यादातर लोग दूसरे ग्रुप में आते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब, कैसे और किसने उन्हें कंट्रोल कर लिया। ये ऑडियो बुक उसी अंधेरे सच को खोलने के लिए है जिसे जानने के बाद चीजें पहले जैसी नहीं रहती। यहां हम मोटिवेशन नहीं बेचेंगे, यहां कोई पॉजिटिव बातें नहीं होंगी, यहां वो बातें होंगी जो पावर, मैनिपुलेशन, कंट्रोल और ह्यूमन बिहेवियर के पीछे काम करती हैं। अगर आपने इस ऑडियो बुक को पूरा सुन लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप उन लोगों से आगे पहुंच जाओगे जो आज भी ब्लाइंडली साइकोलॉजी पर भरोसा करते हैं लेकिन उसे समझते नहीं। आप समझ पाओगे कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन आपको यूज कर रहा है और कौन सिर्फ पावर का खेल खेल रहा है। इस ऑडियो बुक में कुल 11 चैप्टर्स होंगे। हर चैप्टर एक ऐसा लेयर खोलेगा जो आम इंसान को कभी नहीं दिखाई जाती। हम बात करेंगे पावर इंसान को अंदर से कैसे बदल देती है, मैनिपुलेशन हमेशा जोर से क्यों नहीं होती, साइकोलॉजी कब प्रोटेक्शन बनती है और कब वेपन, और क्यों ज्यादातर लोग सच जानते हुए भी चुप रहते हैं। ये कंटेंट किसी एक इंसान, जेंडर या ग्रुप के खिलाफ नहीं है। ये कंटेंट ह्यूमन नेचर के बारे में है, वो नेचर जो पावर के सामने बदल जाता है। अगर आप इसे सिर्फ सुनने आए हैं तो शायद ये ऑडियो बुक आपके लिए हैवी होगी, लेकिन अगर आप समझने आए हैं तो ये ऑडियो बुक आपको वो क्लैरिटी देगी जो किताबें भी सीधे नहीं देती। ध्यान रखिए, ये नॉलेज डेंजरस नहीं है। डेंजरस वो इग्नोरेंस है जो आपको लगता है कि आपको सब पता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप रेडी हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आप अब भी उन लोगों में रहना चाहते हैं जिन पर साइकोलॉजी इस्तेमाल होती है? अगर नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, यहीं से पावर का खेल साफ दिखना शुरू होता है। चैप्टर 2, पावर मिलते ही इंसान का दिमाग कौन सा स्विच ऑफ कर देता है। मैं सबसे पहले एक गलतफहमी साफ कर देना चाहता हूं। पावर इंसान को अचानक निर्दयी नहीं बना देती। पावर किसी को रातों रात बुरा नहीं बनाती। असल में पावर कुछ भी नया पैदा नहीं करती। पावर सिर्फ इंसान के दिमाग से एक जरूरी चीज धीरे धीरे हटा देती है, और वो चीज है दूसरों को महसूस करने की क्षमता, एम्पैथी। साइकोलॉजी ऑफ पावर एंड कंट्रोल यही बताती है कि जैसे ही किसी इंसान को अथॉरिटी, स्टेटस या कंट्रोल मिलता है, उसका दिमाग बाहरी सिग्नल्स को अलग तरीके से प्रोसेस करने लगता है। पहले जो इंसान दूसरों की आंखों में देखकर बात करता था, अब वही इंसान जवाब सुनने से पहले फैसला लेने लगता है। ये बदलाव तेज नहीं होता। यही वजह है कि पावर होल्डर को खुद महसूस नहीं होता कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। पावर मिलने के बाद दिमाग में एक साइलेंट बिलीफ बनता है। ये बिलीफ शब्दों में नहीं होता लेकिन बिहेवियर में साफ दिखता है। ये बिलीफ कहता है कि अब मुझे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अब मुझे दूसरों की स्थिति समझने की जरूरत नहीं। यही वो पॉइंट है जहां एम्पैथी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है फीडबैक लूप का। जब कोई इंसान बार बार दूसरों से डिसएग्रीमेंट, रेजिस्टेंस और सवाल सुनता है, तब उसका दिमाग एम्पैथी एक्टिव रखता है। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस कम होता है, जैसे ही लोग सिर हिलाकर हाँ कहने लगते हैं, वैसे ही दिमाग मान लेता है कि सब ठीक है। और यही सबसे बड़ा धोखा है। पावर होल्डर के आसपास के लोग अक्सर सच नहीं बोलते। कोई डर से चुप रहता है, कोई फायदा खोने के डर से, कोई कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए। बाहर से देखने पर लगता है कि पावर होल्डर बहुत रिस्पेक्टेड है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट होता जा रहा होता है। एम्पैथी इसलिए नहीं मरती कि पावर होल्डर बुरा है, एम्पैथी इसलिए मरती है क्योंकि उसे सच सुनना बंद हो जाता है। दाचे केल्टनर की रिसर्च बताती है कि पावर मिलने के बाद इंसान दूसरों के चेहरे के भाव पढ़ने में कमजोर हो जाता है। वो सटल सिग्नल्स जो एक नॉर्मल इंसान पकड़ लेता है, पावर होल्डर उन्हें इग्नोर करने लगता है। वो इंटरप्ट करता है, वो बीच में फैसला सुनाता है, वो असम्पशंस पर चलता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे लगता है कि वो सही कर रहा है। यहां दूसरा पावर प्रिंसिपल काम करता है। पावर होल्डर रूल्स को अपने लिए फ्लेक्सिबल मानने लगता है। जो नियम दूसरों के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं, वो उसके लिए सिचुएशन बेस्ड हो जाते हैं। अगर वो देर से आता है तो मजबूरी होती है, अगर कोई और देर से आए तो डिसिप्लिन की कमी। अगर वो गुस्सा करता है तो पैशन कहलाता है, अगर कोई और आवाज उठाए तो एटीट्यूड। साइकोलॉजी ऑफ पावर एंड कंट्रोल इस डबल स्टैंडर्ड को एक्सीडेंटल नहीं मानती। ये दिमाग की नेचुरल करप्शन है। पावर मिलने के बाद दिमाग खुद को डिजर्विंग मानने लगता है। डिजर्विंग होने का मतलब यह नहीं कि इंसान ओपनली कहे कि मैं स्पेशल हूं, बल्कि वो खुद को एक्सेप्शन समझने लगता है। और एक्सेप्शन बनने के बाद एम्पैथी अपने आप इररिलेवेंट हो जाती है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी का एक और पहलू यहां दिखता है। जब कोई इंसान बार बार बिना कॉन्सिक्वेंसेस के नियम तोड़ता है, तो उसका दिमाग सीख लेता है कि रूल्स नेगोशिएबल हैं।
यही हैबिट धीरे धीरे दूसरों पर लागू होने लगती है। पावर होल्डर मान लेता है कि अगर उसे छूट मिल सकती है तो उसे दूसरों को भी पुश करने का अधिकार है। यही वजह है कि पावर के साथ क्रूएल्टी अक्सर लाउड नहीं होती। पावर के साथ क्रूएल्टी साइलेंट होती है। एक डिसीजन जो बिना एक्सप्लेनेशन लिया गया, एक रिक्वेस्ट जो बिना सुने रिजेक्ट कर दी गई, एक इंसान जिसे बिना महसूस किए इग्नोर कर दिया गया। बाहर से देखने पर यह सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से यह एम्पैथी की मौत होती है। अब यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। एम्पैथी का खत्म होना इमोशनल कोल्डनेस नहीं है, एम्पैथी का खत्म होना परसेप्चुअल ब्लाइंडनेस है। पावर होल्डर को लगता है कि सामने वाला एग्जैजरेट कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है, जबकि असल में सामने वाला बस सुना जाना चाहता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स अक्सर यहीं से शुरू होती हैं। जब एम्पैथी कमजोर हो जाती है तब मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। पावर होल्डर को सामने वाले के इमोशन समझने की जरूरत नहीं रहती, उसे बस रिएक्शन चाहिए होता है। कंट्रोल एम्पैथी से नहीं, प्रेडिक्टेबिलिटी से आता है, और पावर प्रेडिक्टेबिलिटी पैदा करती है। साइकोलॉजी ऑफ पावर एंड कंट्रोल यही बताती है कि पावर मिलने के बाद इंसान फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को कम और इमीडिएट कंफर्ट को ज्यादा महत्व देता है। वो सोचता है कि अभी डिसीजन लेना जरूरी है, एक्सप्लेन बाद में करेंगे। लेकिन एक्सप्लेन कभी नहीं आता, और यही गैप मैनिपुलेशन के लिए स्पेस बनाता है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव नैरोइंग कहा जाता है। पावर होल्डर का फोकस नैरो हो जाता है। उसे सिर्फ आउटकम दिखता है, प्रोसेस नहीं। उसे सिर्फ जीत दिखती है, डैमेज नहीं। उसे सिर्फ अथॉरिटी दिखती है, रिलेशनशिप नहीं। यहीं से टॉक्सिक पैटर्न्स जन्म लेते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप साइकोलॉजी भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। जब एक इंसान पावर पोजीशन में होता है, वो धीरे धीरे इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है। वो मान लेता है कि सामने वाले को समझना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। और जब सामने वाला थक जाता है तो उसे वीक कह दिया जाता है। पावर एम्पैथी को इसलिए नहीं मारती क्योंकि पावर बुरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि पावर फीडबैक को मार देती है। फीडबैक के बिना एम्पैथी जीवित नहीं रह सकती, और जब एम्पैथी चली जाती है तो इंसान खुद को लॉजिकल, प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग समझने लगता है, जबकि असल में वो ब्लाइंड हो चुका होता है। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स यही है कि सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन तब होती है जब मैनिपुलेटर खुद को मैनिपुलेटर नहीं मानता। पावर होल्डर यही सोचता है कि वो बस अपना काम कर रहा है। उसे नहीं दिखता कि उसके फैसले दूसरों को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच यही है कि पावर मिलने के बाद दिमाग में कोई ईवल स्विच ऑन नहीं होता। पावर मिलने के बाद एम्पैथी का स्विच ऑफ होता है, और एम्पैथी के बिना इंसान खुद को सही साबित करने में इतना बिजी हो जाता है कि उसे सामने वाला इंसान दिखाई ही नहीं देता। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप पावर से डरेंगे नहीं। आप पावर को पहचान पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि कब कोई इंसान कंट्रोल में है और कब सिर्फ पोजीशन में। और यही अवेयरनेस आपको मैनिपुलेशन से बचाती है। पावर डेंजरस नहीं है, पावर के साथ एम्पैथी का खो जाना डेंजरस है। और यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। चैप्टर 3 मैनिपुलेटर्स पहले डेंजरस क्यों नहीं लगते। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि मैनिपुलेटर्स शुरू से ही डरावने होते हैं। उनकी आंखों में चालाकी दिखती है, उनकी बातों में जहर साफ नजर आता है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। अगर मैनिपुलेटर्स पहले ही डेंजरस दिखने लगे तो उनका खेल वहीं खत्म हो जाए। मैनिपुलेशन कभी डर से शुरू नहीं होती। मैनिपुलेशन हमेशा कंफर्ट से शुरू होती है। साइकोलॉजी यही बताती है कि इंसान सबसे जल्दी उसी पर भरोसा करता है जो उसे सुरक्षित महसूस कराए, और मैनिपुलेटर्स इसी रूल को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। हाउ मैनिपुलेटर्स थिंक एंड एक्ट इस बात पर आधारित होता है कि सामने वाला इंसान रेजिस्टेंस कब करता है और कब नहीं। मैनिपुलेटर जानता है कि डायरेक्ट प्रेशर इंसान को अलर्ट कर देता है, लेकिन वार्मथ, अटेंशन और समझदारी इंसान को रिलैक्स कर देती है। इसलिए मैनिपुलेटर का पहला चेहरा हमेशा चार्मिंग होता है। वो आपकी बात सुनता है, आपकी तकलीफ समझता है, आपकी तारीफ करता है। और यहीं से चार्म बिफोर कंट्रोल का प्रिंसिपल काम करना शुरू करता है। चार्म कोई सुपरफिशियल चीज नहीं होती। चार्म एक कैलकुलेटेड बिहेवियर होता है। मैनिपुलेटर आपकी जरूरतों को ऑब्जर्व करता है, आपकी इमोशनल गैप्स को पढ़ता है, और फिर वही वर्जन आपके सामने पेश करता है जिसकी आपको तलाश थी। आपको लगता है कि सामने वाला आपको समझता है, जबकि असल में वो आपको स्टडी कर रहा होता है। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स में यही बताया गया है कि मैनिपुलेशन तब सबसे पावरफुल होती है जब विक्टिम को लगता है कि उसने खुद ट्रस्ट किया है। मैनिपुलेटर कभी शुरुआत में कंट्रोल नहीं दिखाता। वो बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता हुआ दिखता है, चॉइसेस देता हुआ दिखता है, फ्रीडम का इल्यूजन बनाए रखता है। लेकिन ये फ्रीडम असली नहीं होती। ये फ्रीडम सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि रेजिस्टेंस कमजोर हो जाए। ट्रस्ट बना के रेजिस्टेंस कम की जाती है। यही दूसरा पावर प्रिंसिपल है जो हर सक्सेसफुल मैनिपुलेटर इस्तेमाल करता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आपका दिमाग अलर्ट मोड से निकल जाता है। आप सवाल कम पूछते हैं, सिग्नल्स इग्नोर करने लगते हैं,
और इंटेंशंस को जस्टिफाई करने लगते हैं। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी यही कहती है कि ट्रस्ट इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। जहां ट्रस्ट होता है वहां एनालिसिस कम होता है। मैनिपुलेटर को एनालिसिस नहीं चाहिए, उसे कंप्लायंस चाहिए। शुरुआत में मैनिपुलेटर आपके साथ खड़ा दिखेगा। वो आपकी समस्याओं पर गुस्सा करेगा, आपके दुश्मनों को गलत बताएगा और आपको ये महसूस कराएगा कि आप अकेले नहीं हो। लेकिन धीरे धीरे वो आपकी रियलिटी को फिल्टर करना शुरू कर देगा। वो बताएगा कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन नहीं। वो सजेशंस देगा, आदेश नहीं। और यही सटल डिफरेंस मैनिपुलेशन को इनविजिबल बना देता है। हाउ मैनिपुलेटर्स थिंक एंड एक्ट को समझने के लिए एक बात ध्यान में रखनी होगी। मैनिपुलेटर पेशेंस में स्ट्रांग होता है। वो जल्दी कंट्रोल नहीं चाहता, वो परमानेंट एक्सेस चाहता है। इसलिए वो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करता है, टाइम, अटेंशन, इमोशनल सपोर्ट। ये इन्वेस्टमेंट बाद में कंट्रोल का फाउंडेशन बनती है। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स में यह भी बताया जाता है कि मैनिपुलेटर खुद को कभी सुपीरियर नहीं दिखाता। वो खुद को इक्वल या कभी कभी इन्फीरियर भी दिखा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपीरियरिटी रेजिस्टेंस पैदा करती है, जबकि वल्नरेबिलिटी कनेक्शन पैदा करती है। जब मैनिपुलेटर अपनी कमजोरी दिखाता है तो विक्टिम इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगता है। और यही मोमेंट मैनिपुलेशन के लिए सबसे फर्टाइल होता है। धीरे धीरे ट्रस्ट इतना डीप हो जाता है कि विक्टिम मैनिपुलेटर के बिहेवियर को क्वेश्चन करना बंद कर देता है। अगर कोई रेड फ्लैग दिखता भी है तो उसे परिस्थिति या स्ट्रेस का नतीजा मान लिया जाता है। विक्टिम खुद ही मैनिपुलेटर को डिफेंड करने लगता है। यही स्टेज मैनिपुलेशन की सफलता का प्रूफ होती है। चार्म बिफोर कंट्रोल का मतलब सिर्फ अच्छा व्यवहार नहीं है, इसका मतलब है इमोशनल अलाइनमेंट। मैनिपुलेटर आपकी वैल्यूज, बिलीफ्स और फियर्स को मिरर करता है। आपको लगता है कि आप दोनों एक जैसे सोचते हैं, लेकिन सच यह है कि मैनिपुलेटर अपना शेप आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से बदलता है। वो वही बनता है जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी लगे। साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस बताती है कि जब इंसान इमोशनल कंफर्ट में होता है तो वो बाउंड्रीज रिलैक्स कर देता है। वो बातें शेयर करता है, सीक्रेट्स बताता है, इनसिक्योरिटीज खोलता है। मैनिपुलेटर इन सभी चीजों को वेपन की तरह स्टोर करता है, यूज तुरंत नहीं करता। यूज बाद में होता है, जब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। मैनिपुलेटर्स पहले डेंजरस इसलिए नहीं लगते क्योंकि डेंजर दिखाना उनका गोल नहीं होता। उनका गोल एक्सेस होता है। एक्सेस आपके टाइम का, आपके डिसीजंस का, आपके इमोशंस का। और एक्सेस तभी मिलता है जब आप सामने वाले को हार्मलेस समझें। एक और गहरी बात समझनी होगी, मैनिपुलेटर कभी खुद को मैनिपुलेटर नहीं समझता। वो खुद को स्मार्ट, प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक समझता है। उसे लगता है कि वो बस लोगों को मैनेज कर रहा है। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स यही सबसे इनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन हमेशा विलन माइंडसेट से नहीं आती, वो नॉर्मल लॉजिक के मास्क में आती है। जब ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो जाता है तब कंट्रोल धीरे धीरे शुरू होता है। अचानक नहीं, बल्कि इंक्रीमेंटल। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस। पहले सजेशन, फिर डिसअपॉइंटमेंट, फिर गिल्ट। विक्टिम को लगता है कि वो खुद चूज कर रहा है, जबकि चॉइसेस ऑलरेडी फ्रेम्ड होती हैं। हाउ मैनिपुलेटर्स थिंक एंड एक्ट का कोर यही है कि वो पावर को डायरेक्ट यूज नहीं करते, वो पावर को इनविजिबल रखते हैं। इनविजिबल पावर ही सबसे इफेक्टिव पावर होती है। जब आपको पता ही न चले कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तब रेजिस्टेंस पैदा ही नहीं होती। इस स्टेज पर मैनिपुलेटर रूल्स भी सटली बदल देता है। जो बिहेवियर पहले एक्सेप्टेबल था अब अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन इमोशनल होती है, लॉजिकल नहीं। विक्टिम कंफ्यूज होता है और कंफ्यूजन मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा एलाई है। चार्म खत्म नहीं होता, बस सेलेक्टिव हो जाता है। मैनिपुलेटर वही चार्म दिखाता है जब उसे कंप्लायंस चाहिए होती है, और जब कंप्लायंस मिल जाती है तब चार्म डिसअपीयर हो जाता है। विक्टिम इसे टेम्पररी फेज समझता है, पैटर्न नहीं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ यही है कि मैनिपुलेटर्स पहले डेंजरस नहीं लगते क्योंकि डेंजर उनका वेपन नहीं है। ट्रस्ट उनका वेपन है, कंफर्ट उनका एंट्री पॉइंट है, और पेशेंस उनका बिगेस्ट एडवांटेज है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप चार्म को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप वार्मथ के पीछे इंटेंशन देखना सीखेंगे। आप समझ पाएंगे कि ट्रस्ट बिल्ड होना नेचुरल है, लेकिन ट्रस्ट ब्लाइंड हो जाना डेंजरस है। मैनिपुलेशन को पहचानने का पहला स्टेप यही है कि आप ये मान लें कि सबसे सॉफ्ट दिखने वाला इंसान भी साइकोलॉजिकल गेम खेल सकता है। अवेयरनेस आपको पैरानॉइड नहीं बनाती, अवेयरनेस आपको बैलेंस्ड बनाती है। इस चैप्टर का सार यही है। मैनिपुलेटर्स कंट्रोल से शुरू नहीं करते, वो कनेक्शन से शुरू करते हैं। वो पावर दिखाने से पहले कंफर्ट देते हैं, और जब तक आपको यह समझ आता है तब तक रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। यही रीजन है कि मैनिपुलेशन अक्सर बाद में समझ आती है, पहले नहीं। चैप्टर 4 इमोशनल मैनिपुलेशन का साइलेंट फॉर्मूला। इमोशनल मैनिपुलेशन कभी जोर से नहीं आती। यह न धमकी देती है, न आदेश देती है, न ही सीधे कुछ मांगती है। इमोशनल मैनिपुलेशन हमेशा चुपचाप काम करती है।
इतनी शांति से कि सामने वाले को लगता है वह अपने फैसले खुद ले रहा है। यही वजह है कि इमोशनल मैनिपुलेशन सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें शोर नहीं होता, सिर्फ असर होता है। इमोशनल मैनिपुलेशन एक्सप्लेन का सबसे पहला नियम यही है कि इंसान का दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। हम ये मानना पसंद करते हैं कि हम रैशनल हैं, प्रैक्टिकल हैं, समझदार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर फैसले इमोशन तय करता है और लॉजिक बाद में उन्हें सही ठहराता है। मैनिपुलेटर इसी गैप का फायदा उठाता है। इमोशनल मैनिपुलेशन का साइलेंट फॉर्मूला 3 चीजों पर टिका होता है: गिल्ट, सिंपैथी और फियर। ये तीनों इमोशंस इंसान के दिमाग को टेम्पररी कमजोर कर देते हैं। जब गिल्ट एक्टिव होता है, इंसान खुद को गलत साबित करने में एनर्जी खर्च करता है। जब सिंपैथी एक्टिव होती है, इंसान बाउंड्रीज भूल जाता है। और जब फियर एक्टिव होता है, इंसान ऑप्शंस देखना बंद कर देता है। मैनिपुलेटर को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गिल्ट का इस्तेमाल सबसे सटल होता है। मैनिपुलेटर आपको सीधे दोषी नहीं ठहराता, वो बस इतना कहता है कि उसे आपसे ज्यादा उम्मीद थी या उसे लगा था कि आप समझेंगे। ये शब्द सुनने में सॉफ्ट लगते हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। सामने वाला खुद ही सोचने लगता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। और जब इंसान खुद को दोषी मान लेता है, तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेशन टेक्निक्स यही बताती हैं कि गिल्ट डायरेक्ट आरोप से नहीं आता, गिल्ट कंपैरिजन से आता है। जब मैनिपुलेटर अपने सैक्रिफाइस गिनता है, अपनी तकलीफ दिखाता है और आपके रिएक्शन को इनसफिशिएंट साबित करता है, तब गिल्ट अपने आप पैदा हो जाता है। विक्टिम को लगता है कि उसे कॉम्पनसेट करना चाहिए, और कॉम्पनसेशन ही मैनिपुलेशन का एंट्री पॉइंट बन जाता है। सिंपैथी दूसरी इमोशनल की है। सिंपैथी दिखाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिंपैथी को वेपन बना लेना मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेटर अपनी कमजोरी दिखाता है, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है, अपने पेन को हाईलाइट करता है। शुरुआत में ये बॉन्डिंग जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। विक्टिम खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने लगता है कि मैनिपुलेटर की हालत बेहतर होनी चाहिए। इमोशनल मैनिपुलेशन एक्सप्लेन के अनुसार सिंपैथी तब डेंजरस बनती है जब डिसीजन मेकिंग में घुस जाए। जब आप ये सोचकर फैसला लेने लगे कि सामने वाले को बुरा न लगे या उसकी हालत और खराब न हो जाए। मैनिपुलेटर इस हेजिटेशन को पहचान लेता है और उसी जगह प्रेशर डालता है। वो डायरेक्ट डिमांड नहीं करता, बस डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है। फियर तीसरा और सबसे पावरफुल टूल है। फियर लाउड नहीं होता, फियर वार्निंग्स में नहीं आता, फियर पॉसिबिलिटीज में आता है। मैनिपुलेटर आपको बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या हो सकता है। वो फ्यूचर सिनारियोज दिखाता है जिनमें लॉस, अबैंडनमेंट या कॉन्फ्लिक्ट छुपा होता है। इंसान नेचुरली पेन अवॉइड करना चाहता है और फियर इसी इंस्टिंक्ट को हाईजैक कर लेता है। इमोशन से डिसीजन हाईजैक करना इसी प्रोसेस को कहा जाता है। जब इमोशन इतना स्ट्रांग हो जाए कि लॉजिक पीछे छूट जाए, मैनिपुलेटर जानता है कि अगर उसने आपको सोचने का वक्त दे दिया तो कंट्रोल कमजोर हो जाएगा। इसलिए इमोशनल प्रेशर हमेशा टाइमिंग के साथ आता है। अभी फैसला करो, अभी समझो, अभी रिएक्ट करो। डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेशन टेक्निक्स में एक कॉमन पैटर्न यह भी है कि मैनिपुलेटर इमोशन को मिक्स करता है। पहले सिंपैथी, फिर गिल्ट और अंत में फियर। आपको पहले अच्छा महसूस कराया जाता है, फिर थोड़ा दोषी और फिर एंग्शियस। इस इमोशनल रोलर कोस्टर के बाद इंसान क्लैरिटी खो देता है, और जहां क्लैरिटी नहीं होती वहां मैनिपुलेशन आसानी से काम करती है। इमोशनल मैनिपुलेशन कभी अकेले काम नहीं करती, ये हमेशा रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में आती है। वर्क प्लेस हो, फैमिली हो, फ्रेंडशिप हो या रोमांटिक कनेक्शन। मैनिपुलेटर जानता है कि इमोशनल बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, मैनिपुलेशन उतनी स्मूथ होगी। स्ट्रेंजर्स को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है, लेकिन करीबी लोगों को मैनिपुलेट करना आसान होता है। पावर प्रिंसिपल यहां साफ दिखता है। इमोशन से डिसीजन हाईजैक किया जाता है, लॉजिक को बाईपास किया जाता है। मैनिपुलेटर को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो सही है, उसे बस ये साबित करना होता है कि सामने वाला गलत हो सकता है। डाउट पैदा होते ही कंट्रोल शुरू हो जाता है। इमोशनल मैनिपुलेशन एक्सप्लेन्ड में एक और जरूरी बात सामने आती है। मैनिपुलेटर अक्सर खुद को विक्टिम की तरह पेश करता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, लोग उसे नहीं समझते, हालात उसके साथ अनफेयर हैं। विक्टिम इस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे मैनिपुलेटर की प्रोटेक्शन लेने लगता है। प्रोटेक्शन से पावर निकलती है। गिल्ट, सिंपैथी और फियर का सबसे खतरनाक एस्पेक्ट यह है कि ये मॉरल लगते हैं। आपको लगता है कि आप अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनसेंसिटिव नहीं दिखना चाहते, सेल्फिश नहीं लगना चाहते। मैनिपुलेटर आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है। वो जानता है कि अच्छे लोग बाउंड्रीज बनाने में देर करते हैं। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इंसान तब सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है जब वो खुद को मॉरली राइट समझ रहा होता है। इमोशनल मैनिपुलेशन इसी ब्लाइंड स्पॉट पर काम करती है। विक्टिम को लगता है कि वो सही कर रहा है,
जबकि असल में उसके चॉइसेस स्टीयर किए जा रहे होते हैं। धीरे धीरे इमोशनल मैनिपुलेशन रूटीन बन जाती है। विक्टिम हर डिसीजन से पहले मैनिपुलेटर की इमोशनल स्टेट कंसिडर करने लगता है। क्या उसे बुरा लगेगा, क्या वो अपसेट हो जाएगा, क्या वो नाराज हो जाएगा। ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग मेंटल फटीग पैदा करती है और थका हुआ दिमाग रेजिस्टेंस नहीं करता। डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेशन टेक्निक्स में इसे इमोशनल कंडीशनिंग कहा जाता है। हर बार जब विक्टिम कंप्लाई करता है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होता है और दिमाग सीख लेता है कि कंप्लायंस सेफर है। यही हैबिट लॉन्ग टर्म कंट्रोल बन जाती है। इस चैप्टर का सबसे अनकंफर्टेबल सच यह है कि इमोशनल मैनिपुलेशन हमेशा इंटेंशनल नहीं होती। कई लोग खुद भी नहीं जानते कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन इफेक्ट वही रहता है। इंटेंट चाहे जो हो, अगर इमोशन का इस्तेमाल डिसीजन कंट्रोल करने के लिए हो रहा है तो वो मैनिपुलेशन है। इमोशनल मैनिपुलेशन का साइलेंट फॉर्मूला यही है। कोई आवाज नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, सिर्फ इमोशंस का इस्तेमाल सही समय पर, सही इंटेंसिटी में। और विक्टिम को तब तक समझ नहीं आता जब तक वो खुद को खो चुका होता है। इस चैप्टर का सार बिल्कुल साफ है। गिल्ट, सिंपैथी और फियर जब डिसीजन लेने लगे तब समझ लेना चाहिए कि मैनिपुलेशन हो रही है। इमोशन आपको इन्फॉर्म कर सकता है, लेकिन इमोशन को स्टीयर करने देना कंट्रोल को इनवाइट करना है। अगर आप इस सच को समझ लेते हैं तो आप कोल्ड नहीं बनते, आप अवेयर बनते हैं। आप एम्पैथी खोते नहीं, आप बाउंड्रीज सीखते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन का एंटीडोट इमोशन को दबाना नहीं है, इमोशन को समझना है। और यही इस चैप्टर की फाइनल क्लैरिटी है। इमोशनल मैनिपुलेशन लाउड नहीं होती, इमोशनल मैनिपुलेशन मॉरल दिखती है। और जब तक आप इसे पहचानते हैं तब तक वो आपको कन्विंस कर चुकी होती है कि फैसला आपका था। चैप्टर 5 हिडन मैनिपुलेशन सिग्नल्स, जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक बात यह नहीं होती कि वह क्या करती है, बल्कि यह होती है कि वह कैसी दिखती है। ज्यादातर लोग मैनिपुलेशन को तब पहचानते हैं जब वह साफ दिखाई दे, जब कोई दबाव डाले, जब कोई जोर से बोले या साफ तौर पर कुछ मनवाने की कोशिश करे। लेकिन असली मैनिपुलेशन वहां नहीं होती। असली मैनिपुलेशन वहां होती है जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है, केयर जैसा लगता है, कंसर्न जैसा लगता है और प्रोटेक्शन जैसा महसूस होता है। हिडन मैनिपुलेशन सिग्नल्स एवरीवन मिसेस का मतलब यही है कि कंट्रोल अक्सर आदेश के रूप में नहीं आता। कंट्रोल सुझाव बनकर आता है, कंट्रोल सलाह बनकर आता है, कंट्रोल आपके भले के नाम पर आता है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। सबसे पहला हिडन सिग्नल यह है कि कोई इंसान आपके फैसलों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वो पूछता है कि आपने क्या डिसाइड किया, क्यों किया, कैसे किया, लेकिन जब नतीजा खराब होता है तो पीछे हट जाता है। बाहर से यह कंसर्न लगता है, लेकिन अंदर से यह मॉनिटरिंग होती है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स फॉर डेली लाइफ यही बताती हैं कि कंट्रोल हमेशा इंफॉर्मेशन से शुरू होता है। जो आपके फैसलों की जानकारी रखता है वही धीरे धीरे उन्हें इन्फ्लुएंस भी करता है। दूसरा सिग्नल यह है कि आपको बार बार यह महसूस कराया जाए कि कोई और आपसे ज्यादा समझदार है। मैनिपुलेशन अक्सर केयर के नाम पर होती है। जब कोई कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, तब वो अपनी बात को चैलेंज से ऊपर रख देता है। अगर आप डिसएग्री करें तो आप इनसेंसिटिव लगते हैं, अगर आप अग्री करें तो कंट्रोल मजबूत हो जाता है। यही डबल बाइंड मैनिपुलेशन का साइलेंट वेपन है। तीसरा हिडन सिग्नल यह है कि आपकी बाउंड्रीज को छोटे छोटे तरीकों से टेस्ट किया जाता है। पहले सिर्फ सजेशन, फिर एक्सपेक्टेशन, फिर डिसअपॉइंटमेंट। कोई सीधे ये नहीं कहता कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, वो बस इतना कहता है कि उसे लगा था आप ऐसा करेंगे। फर्क समझना जरूरी है। ऑर्डर रेजिस्टेंस पैदा करता है, एक्सपेक्टेशन गिल्ट पैदा करता है, कंट्रोल बिना ऑर्डर दिए होता है। यही पावर प्रिंसिपल यहां काम करता है। चौथा सिग्नल यह है कि आपको डिसीजन लेने के बाद अनईजी महसूस होने लगे। आपने टेक्निकली कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मन में गिल्ट या डाउट है। ये फीलिंग नेचुरल नहीं होती, ये प्लांटेड होती है। मैनिपुलेटर आपको सीधे गलत नहीं कहता, वो बस साइलेंस यूज करता है। साइलेंस भी मैनिपुलेशन का एक टूल है। जब रिस्पॉन्स नहीं आता, जब अप्रूवल नहीं मिलता, तब दिमाग खुद ही खुद को क्वेश्चन करने लगता है। हिडन मैनिपुलेशन सिग्नल्स एवरीवन मिसेस का एक और रूप कंपैरिजन है। आपको किसी और से कंपेयर नहीं किया जाता, बल्कि आपकी स्थिति को किसी हाइपोथेटिकल बेहतर स्थिति से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि अगर आप थोड़ा और समझदार होते तो ऐसा करते, अगर आप मैच्योर होते तो ऐसा सोचते। ये कंपैरिजन्स वेग होते हैं, लेकिन असर गहरा होता है। विक्टिम खुद को इंप्रूव करने के नाम पर मैनिपुलेट होने लगता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स फॉर डेली लाइफ में यह भी देखा गया है कि मैनिपुलेटर्स अक्सर क्लैरिटी नहीं देते। वो हाफ इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरी पिक्चर कभी सामने नहीं रखते। आपको लगता है कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं,
जबकि असल में आप इनकम्प्लीट डेटा पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। कंट्रोल यहां इस बात का होता है कि आपको क्या पता है और क्या नहीं। एक सटल सिग्नल यह भी है कि आपकी इंडिपेंडेंस को एप्रिसिएशन के साथ रिस्ट्रिक्ट किया जाए। कोई कहे कि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन फिर भी वो आपको अकेले कुछ करने से डिस्करेज करे। ट्रस्ट और डाउट को एक साथ यूज करना मैनिपुलेशन का एडवांस फॉर्म है। विक्टिम कंफ्यूज्ड रहता है कि सामने वाला सपोर्टिव है या कंट्रोलिंग। मैनिपुलेशन अक्सर केयर के नाम पर होती है क्योंकि केयर सोशली एक्सेप्टेबल इमोशन है। अगर कोई गुस्से में बोले तो आप अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई शांत स्वर में कहे कि वो आपके लिए अच्छा चाहता है तो आप गार्ड डाउन कर देते हैं। यही रीजन है कि हिडन मैनिपुलेशन सिग्नल्स ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सिग्नल यह है कि आपकी फीलिंग्स को इनडायरेक्टली इनवैलिडेट किया जाए। कोई सीधे ये नहीं कहता कि तुम गलत महसूस कर रहे हो, वो बस ये कहता है कि शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो या सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं है। इससे विक्टिम अपनी परसेप्शन पर डाउट करने लगता है। जब परसेप्शन कमजोर होती है तब कंट्रोल आसान हो जाता है। कंट्रोल बिना ऑर्डर दिए होता है का मतलब यही है कि मैनिपुलेटर आपको चॉइसेस देता है, लेकिन चॉइसेस फ्रेम्ड होती हैं। आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, लेकिन हर ऑप्शन मैनिपुलेटर के फेवर में होता है। यह इल्यूजन ऑफ फ्रीडम सबसे इफेक्टिव मैनिपुलेशन है। हिडन मैनिपुलेशन सिग्नल्स एवरीवन मिसेस का एक और एस्पेक्ट टाइमिंग है। मैनिपुलेटर अक्सर सीरियस बातें तब करता है जब आप टायर्ड हो, इमोशनल हो या डिस्ट्रैक्टेड हो। उस समय रेजिस्टेंस कम होती है, डिसीजन उस स्टेट में लिया जाता है और बाद में रिग्रेट होता है, लेकिन तब तक सिचुएशन लॉक हो चुकी होती है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स फॉर डेली लाइफ में यह भी बताया जाता है कि मैनिपुलेटर्स कंसिस्टेंसी का फायदा उठाते हैं। वो आपको आपकी पुरानी बातों की याद दिलाते हैं। तुमने पहले ऐसा कहा था, तुमने पहले ऐसा किया था। विक्टिम कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए करंट डिस्कम्फर्ट इग्नोर कर देता है। उसे लगता है कि पीछे हटना कमजोरी है। एक हिडन सिग्नल यह भी है कि आपको ऐसा महसूस कराया जाए कि आप किसी के इमोशनल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो दुखी है तो कहीं ना कहीं वजह आप हैं। अगर वो नाराज है तो आपने कुछ किया होगा। यह इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे साइकोलॉजिकल स्लेवरी बन जाती है। मैनिपुलेशन अक्सर जेनरोसिटी के मास्क में भी आती है। कोई आपके लिए कुछ करता है और फिर बिना कहे रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। जब रिटर्न नहीं मिलता तो डिसअपॉइंटमेंट दिखाई जाती है। डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, लेकिन ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। विक्टिम खुद को इंडेटेड महसूस करता है। हिडन मैनिपुलेशन सिग्नल्स एवरीवन मिसेस का आखिरी एंड सबसे डेंजरस सिग्नल यह है कि मैनिपुलेशन नॉर्मल लगने लगती है। आपको लगता है कि यही रिलेशनशिप है, यही डायनामिक है, यही तरीका है। जब मैनिपुलेशन नॉर्मलाइज हो जाती है तब उसे पहचानना सबसे मुश्किल होता है। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ यही है कि मैनिपुलेशन ज्यादातर सटल होती है। वो लाउड नहीं होती, अग्रेसिव नहीं होती, ऑब्वियस नहीं होती। वो सॉफ्ट होती है, केयरिंग लगती है, रीजनेबल लगती है, और इसी सॉफ्टनेस में कंट्रोल छुपा होता है। अगर आप इन सिग्नल्स को समझ लेते हैं तो आप हर केयरिंग इंसान पर शक नहीं करेंगे, लेकिन आप ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। अवेयरनेस का मतलब सस्पिशन नहीं है, अवेयरनेस का मतलब क्लैरिटी है। इस चैप्टर को साफ तरीके से समझ लेना जरूरी है। कंट्रोल हमेशा आदेश से नहीं आता। मैनिपुलेशन ज्यादातर केयर के नाम पर होती है, और जो मैनिपुलेशन दिखती नहीं वही सबसे ज्यादा असर करती है। यही वजह है कि साइकोलॉजिकल पावर मूव्स अक्सर अनोटिस्ड रहते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप धीरे धीरे अपने फैसलों पर ओनरशिप वापस लेना शुरू करते हैं। आप ये देख पाते हैं कि कौन आपको गाइड कर रहा है और कौन आपको स्टीयर कर रहा है, और यही फर्क मैनिपुलेशन से बचाता है। यही इस चैप्टर की फाइनल क्लैरिटी है। हिडन मैनिपुलेशन सिग्नल्स इसलिए खतरनाक नहीं होते कि वे बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बल्कि इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि वे बहुत नॉर्मल लगते हैं, और नॉर्मल लगने वाली मैनिपुलेशन ही सबसे ज्यादा लोग मिस कर देते हैं। चैप्टर 6 पावर लॉस का डर और कंट्रोल की भूख। पावर को ज्यादातर लोग एक स्टेट की तरह देखते हैं, जैसे कोई पोजीशन मिल गई, कोई अथॉरिटी मिल गई, कोई स्टेटस आ गया। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ पावर एंड कंट्रोल ये बताती है कि पावर असल में एक इमोशन है, और उस इमोशन के साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा डर है पावर को खो देने का डर। पावर पाने से ज्यादा डेंजरस होता है पावर खोने का डर, क्योंकि पावर पाने के बाद इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होता बल्कि डिफेंसिव हो जाता है। पावर लॉस का डर बाहर से दिखाई नहीं देता। ये डर शाउटिंग नहीं करता, ये डर धमकी नहीं देता, ये डर अंदर ही अंदर बैठकर बिहेवियर को बदल देता है। पावर होल्डर को लगता है कि जो कुछ उसके पास है वो फ्राजाइल है, कोई छीन सकता है, कोई चैलेंज कर सकता है, कोई एक्सपोज कर सकता है, और यही इनसिक्योरिटी कंट्रोल की भूख को जन्म देती है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी का एक बेसिक रूल है कि इनसिक्योरिटी हमेशा कंट्रोल पैदा करती है। जो इंसान अंदर से सिक्योर होता है उसे दूसरों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो इंसान पावर खोने से डरता है वह हर सिचुएशन में डोमिनेंस ढूंढता है।
उसे लगता है कि अगर उसने ग्रिप ढीली की तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। पावर प्रिंसिपल यहां बिल्कुल साफ है। पावर लूज करने का फियर सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। पावर मिलने के बाद क्रूअल्टी इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि इंसान क्रूल बनना चाहता है, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि इंसान डरता है। डर यह कि लोग उसे सीरियस लेना बंद कर देंगे, डर यह कि उसकी अथॉरिटी क्वेश्चन हो जाएगी, डर यह कि उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। साइकोलॉजी ऑफ पावर एंड कंट्रोल बताती है कि पावर लॉस का डर सबसे पहले बिहेवियर में रिजिडिटी लाता है। पावर होल्डर फ्लेक्सिबल रहना बंद कर देता है। उसे हर चीज रूल के हिसाब से चाहिए, लेकिन ये रूल्स सबके लिए बराबर नहीं होते। रूल्स दूसरों के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं और खुद के लिए सिचुएशनल। यही डबल स्टैंडर्ड फियर से पैदा होता है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी ये भी समझाती है कि पावर लॉस का डर इंसान को हाइपर अलर्ट बना देता है। वो हर डिसएग्रीमेंट को थ्रेट की तरह देखने लगा है। हर सवाल उसे डिसरिस्पेक्ट लगता है। हर अलग ओपिनियन उसे रेबेलियन लगता है। धीरे धीरे एनवायरनमेंट अनसेफ महसूस होने लगता है और अनसेफ एनवायरनमेंट में कंट्रोल इंस्टिंक्टिवली बढ़ता है। इस स्टेज पर मैनिपुलेशन सटल नहीं रहती, लेकिन फिर भी लाउड नहीं होती। मैनिपुलेशन सिस्टम्स में घुस जाती है, प्रोसेसेस, पॉलिसीज, एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स के रूप में। पावर होल्डर डायरेक्टली कुछ नहीं कहता, बस स्ट्रक्चर ऐसा बना देता है कि लोग खुद ही कंप्लायंट हो जाएं। यही कंट्रोल का मैच्योर फॉर्म होता है। इसी फियर से क्रूअल्टी और मैनिपुलेशन बढ़ती है। क्रूअल्टी यहां फिजिकल नहीं होती, साइकोलॉजिकल होती है। इग्नोर करना, आइसोलेट करना, एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना, इंफॉर्मेशन रोकना, ये सब पावर लॉस के डर से निकले टूल्स हैं। पावर होल्डर ये सब जस्टिफाइड समझता है क्योंकि उसे लगता है कि वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। पावर लॉस का डर एम्पैथी को ऑलमोस्ट पूरी तरह खत्म कर देता है। एम्पैथी तभी काम करती है जब इंसान सेफ महसूस करता है। जब इंसान डर में होता है तो उसका फोकस सर्वाइवल पर आ जाता है। दूसरों की फीलिंग्स सेकेंडरी हो जाती हैं। यही वजह है कि पावर पोजीशंस पर बैठे लोग अक्सर हार्श लगते हैं, इवन जब उनका इंटेंशन हार्श होने का नहीं होता। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी के अनुसार फियर बेस्ड कंट्रोल सबसे टिकाऊ नहीं होता, लेकिन सबसे डिस्ट्रक्टिव होता है। पावर होल्डर इमीडिएट कंप्लायंस पा लेता है, लेकिन ट्रस्ट खो देता है। लोग अबे करते हैं, कनेक्ट नहीं करते। और जब ओबीडियंस कनेक्शन की जगह ले लेती है तो एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है। साइकोलॉजी ऑफ पावर एंड कंट्रोल ये भी बताती है कि पावर लॉस का डर टाइम के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे पावर होल्डर को लगता है कि उसकी पोजीशन परमानेंट नहीं है, वैसे वैसे कंट्रोल और टाइट होता जाता है। वो माइक्रो मैनेज करने लगता है, स्मॉल डिसीजंस में भी हस्तक्षेप करता है। ये बिहेवियर बाहर से डिसिप्लिन लगता है, लेकिन अंदर से एंग्जाइटी होती है। पावर होल्डर अक्सर इस डर को रैशनलाइज करता है। वो खुद से कहता है कि स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, कंट्रोल रखना जरूरी है, नहीं तो केओस हो जाएगा। लेकिन असल में केओस का डर उसके अंदर होता है, सिस्टम में नहीं। यह इंटरनल फियर एक्सटर्नल कंट्रोल में बदल जाता है। इसी फियर से मैनिपुलेशन भी नॉर्मलाइज होती है। पावर होल्डर ट्रूथ को फिल्टर करना शुरू करता है, पॉजिटिव फीडबैक को एम्पलीफाई करता है और नेगेटिव फीडबैक को सप्रेस करता है। उसे लगता है कि क्रिटिसिज्म उसकी अथॉरिटी कमजोर कर देगा, लेकिन क्रिटिसिज्म दबाने से रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। डिस्टॉर्टेड रियलिटी और भी ज्यादा फियर पैदा करती है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी यहां एक विशिष्ट साइकिल एक्सप्लेन करती है। फियर कंट्रोल पैदा करता है, कंट्रोल आइसोलेशन पैदा करता है, आइसोलेशन मिसइंफॉर्मेशन पैदा करता है और मिसइंफॉर्मेशन फियर को और बढ़ा देती है। पावर होल्डर इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसे लगता है कि बाहर निकलते ही पावर चली जाएगी। पावर लॉस का डर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस या पॉलिटिक्स में नहीं दिखता, ये रिलेशनशिप्स में भी दिखता है। जब एक इंसान को लगता है कि वह दूसरे पर अपना इन्फ्लुएंस खो रहा है तो वो कंट्रोल बढ़ा देता है। ज्यादा सवाल, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, ज्यादा मॉनिटरिंग। उसे लगता है कि टाइट ग्रिप से कनेक्शन बचेगा, जबकि असल में टाइट ग्रिप कनेक्शन तोड़ देती है। साइकोलॉजी ऑफ पावर एंड कंट्रोल यही बताती है कि हेल्दी पावर ट्रांसपेरेंसी से आती है, लेकिन फियर बेस्ड पावर सीक्रेसी से आती है। पावर लॉस से डरने वाला इंसान चीजें छुपाता है, एक्सप्लेन कम करता है और अथॉरिटी का इस्तेमाल शील्ड की तरह करता है। इसी फियर से क्रूअल्टी सटल बन जाती है। क्रूअल्टी यहां पनिशमेंट के रूप में नहीं आती, बल्कि प्रिविलेज विड्रॉल के रूप में आती है। एक्सेस कम कर देना, इंपॉर्टेंस घटा देना, डिस्टेंस बना देना। विक्टिम समझ नहीं पाता कि गलती क्या थी, लेकिन डिस्कंफर्ट महसूस करता है। कंफ्यूजन मैनिपुलेशन का फर्टाइल ग्राउंड है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी यह भी बताती है कि पावर लॉस का डर इंसान को पास्ट सक्सेसेस से चिपका देता है। पावर होल्डर चेंज रेजिस्ट करता है क्योंकि चेंज रिस्क लगता है। रिस्क उसे लॉस की याद दिलाता है, इसलिए वो फैमिलियर पैटर्न्स को पकड़कर बैठ जाता है, चाहे वे आउटडेटेड क्यों ना हो। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ यह है कि पावर को खोने का डर पावर से ज्यादा डेंजरस है। पावर इटसेल्फ न्यूट्रल होती है, लेकिन पावर लॉस का डर बिहेवियर को करप्ट कर देता है। इसी फियर से क्रूअल्टी और मैनिपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि डर इंसान को कंट्रोल के अलावा कोई ऑप्शन दिखाता ही नहीं। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आप कंट्रोल और लीडरशिप में फर्क कर पाएंगे।
आप पहचान पाएंगे कि कौन स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है और कौन इनसिक्योरिटी हाइड कर रहा है। पावर लॉस का डर लाउड नहीं होता, लेकिन उसके इफेक्ट्स हर जगह दिखते हैं। इस चैप्टर की फाइनल क्लैरिटी यही है, पावर पाने से इंसान बदलता नहीं है, पावर खोने के डर से इंसान बदलता है। और जब डर बिहेवियर चलाने लगे तब कंट्रोल कंपैशन को रिप्लेस कर देता है। यही वह मोमेंट है जहां पावर हार्मफुल बन जाती है, बिना आवाज किए, बिना वार्निंग दिए। चैप्टर 7 टॉक्सिक रिलेशनशिप साइकोलॉजी। जब कंट्रोल प्यार लगने लगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ज्यादातर शोर से नहीं बनते, वे धीरे बनते हैं, आराम से, और अक्सर ऐसे माहौल में जहां इंसान प्यार की तलाश में होता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, ध्यान मिलता है, क्या दिखती है, समझ का एहसास होता है। और यही वजह है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप साइकोलॉजी को पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो चीजें नुकसान पहुंचाती हैं वही चीजें पहले सेफ्टी का एहसास कराती हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन एक्सप्लेन को अगर रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए तो एक बात साफ दिखती है, मैनिपुलेशन तब सबसे ज्यादा काम करती है जब वह अफेक्शन के साथ आती है, जब कंट्रोल प्रोटेक्शन की तरह पेश किया जाता है, जब रिस्ट्रिक्शन कंसर्न बनकर आती है। इंसान नेचुरली वही चुनता है जो उसे इमोशनली सुरक्षित महसूस कराए, और मैनिपुलेटर इसी इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप साइकोलॉजी का कोर प्रिंसिपल डिपेंडेंसी पर टिका होता है। डिपेंडेंसी क्रिएट करके डोमिनेंस बनाना, यही पहला पावर प्रिंसिपल है। डिपेंडेंसी का मतलब यह नहीं कि कोई सीधे कहे कि तुम्हें मेरे बिना कुछ नहीं आता। डिपेंडेंसी का मतलब है कि धीरे धीरे इंसान यह मानने लगे कि इमोशनल स्टेबिलिटी, अप्रूवल और वैलिडेशन एक ही सोर्स से आ रहा है। जब इमोशनल सप्लाई सिंगल पॉइंट पर आ जाती है तब पावर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। शुरुआत में डिपेंडेंसी रोमांटिक लगती है, आपको लगता है कि कोई आपको खास महसूस करा रहा है, कोई आपके मूड को समझता है, आपकी छोटी बातों पर ध्यान देता है, आपकी परेशानियों को अपना बना लेता है। लेकिन धीरे धीरे यह अटेंशन एक्सक्लूसिविटी में बदल जाती है, आपके बाकी कनेक्शंस इररिलेवेंट लगने लगते हैं। आपको लगता है कि बाहर की दुनिया आपको नहीं समझती, सिर्फ यही इंसान समझता है। इमोशनल मैनिपुलेशन एक्सप्लेन यही बताती है कि आइसोलेशन लाउड नहीं होता, आइसोलेशन कंपैरिजन से शुरू होता है। मैनिपुलेटर यह नहीं कहता कि दूसरों से मत मिलो, वो बस ये दिखाता है कि दूसरे लोग आपको कंफ्यूज करते हैं, हर्ट करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते। धीरे धीरे आप खुद ही डिस्टेंस बना लेते हैं, और यही सेल्फ चोजन आइसोलेशन मैनिपुलेशन को इनविजिबल बना देता है। जब डिपेंडेंसी बन जाती है तब दूसरा पावर प्रिंसिपल काम करता है, विक्टिम को हाई गिल्ट फील करवाना। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में गिल्ट हमेशा उल्टी दिशा में चलता है। जो इंसान कंट्रोल कर रहा होता है वही खुद को विक्टिम की तरह पेश करता है। अगर वह अपसेट है तो उसकी वजह आप हैं, अगर वह इनसिक्योर है तो आपकी गलती है, अगर वह नाराज है तो आपने कुछ ट्रिगर किया होगा। ये गिल्ट डायरेक्ट एक्यूजेशन से नहीं आता, ये डिसअपॉइंटमेंट से आता है। मैनिपुलेटर यह नहीं कहता कि तुम गलत हो, वो बस इतना कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी या उसे लगा था कि आप समझेंगे। विक्टिम इमोशनली इन्वेस्टेड होता है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। उसे लगता है कि रिलेशनशिप बचाने के लिए उसे एडजस्ट करना चाहिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप साइकोलॉजी में सबसे खतरनाक मोमेंट तब आता है जब कंट्रोल रूटीन बन जाता है। आप अपने फैसले खुद लेने से पहले ये सोचने लगते हैं कि सामने वाले को कैसा लगेगा। आप अपनी नीड्स को पोस्टपोन करते हैं, अपने डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज करते हैं। आपको लगता है कि यह कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन असल में यह सेल्फ अरेजर है। इमोशनल मैनिपुलेशन एक्सप्लेन के अनुसार मैनिपुलेटर्स अक्सर अफेक्शन को कंडीशनल बना देते हैं। जब आप कंप्लाई करते हैं तब वार्मथ मिलती है, जब आप क्वेश्चन करते हैं तब डिस्टेंस आ जाती है। यह पैटर्न सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। आपका दिमाग सीख लेता है कि कंप्लायंस सेफ्टी है और रेजिस्टेंस खतरा है। धीरे धीरे रिलेशनशिप में रोल्स बदल जाते हैं। एक इंसान अथॉरिटी बन जाता है और दूसरा अप्रूवल सीकर। अथॉरिटी वाला इंसान रूल्स सेट कलर है, एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करता है और बाउंड्रीज तय करता है। अप्रूवल सीकर खुद को फ्लेक्सिबल बना लेता है, उसे लगता है कि रिलेशनशिप तभी चलेगी जब वह एडजस्ट करेगा। डिपेंडेंसी क्रिएट करके डोमिनेंस बनाना का मतलब यही है कि इमोशनल सर्वाइवल दूसरे के हाथ में दे देना। जब ऐसा होता है तब मैनिपुलेटर को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, विक्टिम खुद ही सेल्फ सेंसर करना शुरू कर देता है। वह अपनी बात कहने से पहले सोचता है, रिएक्ट करने से पहले डरता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप साइकोलॉजी में जेलसी को अक्सर पैशन की तरह पेश किया जाता है, कंट्रोल को केयर की तरह, पॉसेसिवनेस को लव की तरह। विक्टिम को लगता है कि सामने वाला इतना केयर करता है कि उसे खोने से डरता है, लेकिन यह डर प्रोटेक्शन नहीं होता, यह ओनरशिप होता है। इमोशनल मैनिपुलेशन एक्सप्लेन ये भी दिखाती है कि मैनिपुलेटर्स क्लैरिटी अवॉइड करते हैं। इश्यूज कभी साफ तरीके से डिस्कस नहीं होते, बात गोल गोल घूमती रहती है। विक्टिम कंफ्यूज्ड रहता है कि प्रॉब्लम क्या है। कंफ्यूजन डिपेंडेंसी बढ़ाती है, क्योंकि कंफ्यूज्ड इंसान गाइडेंस ढूंढता है।
मैनिपुलेटर वही गाइडेंस देने वाला बन जाता है। गिल्ट यहां सबसे इफेक्टिव टूल बन जाता है। विक्टिम खुद को कॉन्स्टेंटली प्रूव करने की कोशिश करता है कि वह केयरिंग है, लॉयल है, अंडरस्टैंडिंग है। मैनिपुलेटर इस एफर्ट को एनकरेज नहीं करता, बल्कि बेसलाइन मान लेता है। एप्रिशिएशन कम होती जाती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप साइकोलॉजी का एक कॉमन पैटर्न यह भी है कि पास्ट मिस्टेक्स को बार बार लाया जाता है। विक्टिम को याद दिलाया जाता है कि उसने पहले क्या गलत किया था। पर्पस सुधार नहीं होता, पर्पस कंट्रोल होता है। पास्ट गिल्ट प्रेजेंट कंप्लायंस को एंश्योर करता है। इमोशनल मैनिपुलेशन एक्सप्लेन्ड के अनुसार मैनिपुलेटर कभी ओपनली सुपीरियर नहीं बनता। वो मॉरल हाई ग्राउंड लेता है। वो खुद को रीजनेबल, मैच्योर और सैक्रिफाइसिंग दिखाता है। विक्टिम कंपैरिजन में इमेच्योर और सेल्फिश महसूस करने लगता है। यह इम्बैलेंस पावर को लेजिटिमाइज करता है। डिपेंडेंसी बढ़ने के साथ विक्टिम की सेल्फ ट्रस्ट कम होने लगती है। वह अपनी परसेप्शन पर डाउट करने लगता है। उसे लगता है कि शायद वह ओवररिएक्ट कर रहा है, शायद वह सिचुएशन को सही से नहीं देख पा रहा। जब सेल्फ ट्रस्ट गिरता है, तब एक्सटर्नल अथॉरिटी मजबूत होती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप साइकोलॉजी में सबसे पेनफुल एस्पेक्ट यही है कि विक्टिम खुद को ब्लेम करता है। उसे लगता है कि अगर वह बेहतर होता, ज्यादा समझदार होता, ज्यादा पेशेंट होता, तो रिलेशनशिप ठीक रहती। मैनिपुलेटर इस बिलीफ को कभी डायरेक्टली चैलेंज नहीं करता, क्योंकि यही बिलीफ कंट्रोल को सस्टेन करता है। इमोशनल मैनिपुलेशन एक्सप्लेन ये भी बताती है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में एग्जिट डिफिकल्ट होता है क्योंकि फियर ऑफ लॉस ओवरपावरिंग होता है। विक्टिम को लगता है कि अगर रिलेशनशिप खत्म हो गई तो वो इमोशनली टूट जाएगा। डिपेंडेंसी यहां ट्रैप बन जाती है। मैनिपुलेटर अक्सर चेंज का प्रॉमिस देता है, लेकिन चेंज कंडीशनल होती है। अगर तुम ऐसे बन जाओ तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती रहती है। विक्टिम उम्मीद में रुक जाता है। डिपेंडेंसी क्रिएट करके डोमिनेंस बनाना का मतलब सिर्फ इमोशनल नहीं, कॉग्निटिव डिपेंडेंसी भी होता है। विक्टिम एडवाइस, वैलिडेशन और रीअश्योरेंस के लिए मैनिपुलेटर पर डिपेंड करने लगता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप साइकोलॉजी ये साफ करती है कि लव और कंट्रोल का फर्क सटल होता है। लव फ्रीडम देता है, कंट्रोल बाउंड्रीज स्क्वीज करता है। लव ग्रोथ चाहता है, कंट्रोल प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है। विक्टिम को हाई गिल्ट फील करवाना टॉक्सिक डायनामिक का बैकबोन होता है। विक्टिम खुद को प्रॉब्लम मान लेता है और सोल्यूशन भी वही बनने की कोशिश करता है। मैनिपुलेटर बैकग्राउंड में पावर एंजॉय करता रहता है। इस चैप्टर का सबसे अनकंफर्टेबल सच यही है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स अचानक टॉक्सिक नहीं लगते। वे फैमिलियर लगते हैं, सेफ लगते हैं, इमोशनल लगते हैं, और इसी फैमिलियरिटी में डैमेज छुपा होता है। इस चैप्टर की फाइनल क्लैरिटी बिल्कुल साफ है। जब कंट्रोल प्यार जैसा लगने लगे, तब रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रहती। डिपेंडेंसी डोमिनेंस बन जाए, तब इक्वालिटी खत्म हो जाती है। और जब गिल्ट डायरेक्शन बदल दे, तब मैनिपुलेशन नॉर्मलाइज हो जाती है। अगर आप ये समझ लेते हैं, तो आप प्यार और कंट्रोल में फर्क करना सीख जाते हैं। आप ये पहचान पाते हैं कि केयर कहां खत्म होती है और मैनिपुलेशन कहां शुरू होती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप साइकोलॉजी का एंटीडोट कोल्ड होना नहीं है, एंटीडोट अवेयरनेस है। यही इस चैप्टर का सार है। प्यार कभी आपकी ऑटोनॉमी नहीं छीनता, कंट्रोल छीनता है। और जब कंट्रोल प्यार बनकर आए, तब सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। चैप्टर 8 साइकोलॉजिकल पावर मूव्स विमेन यूज विदाउट ब्लेम ओनली साइकोलॉजी। इस चैप्टर की शुरुआत एक जरूरी क्लैरिटी से करनी होगी। पावर मूव्स किसी जेंडर की प्रॉपर्टी नहीं होते। पावर मूव्स इंसानी बिहेवियर के पैटर्न्स होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट, अपब्रिंगिंग और सोशल कंडीशनिंग से बनते हैं। जब हम साइकोलॉजिकल पावर मूव्स विमेन यूज की बात करते हैं, तो इसका मतलब किसी पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि अलग सोशल एक्सपीरियंसेस अलग तरीके की इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजीज पैदा करती हैं। डार्क फीमेल साइकोलॉजी एक्सप्लेन का मकसद ब्लेम नहीं, अवेयरनेस है। साइकोलॉजी ये बताती है कि जहां डायरेक्ट फोर्स सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता, वहां इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस नेचुरली डेवलप होती है। यही पहला पावर प्रिंसिपल है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस डायरेक्ट फोर्स से ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम होती है। बहुत सी महिलाएं सोशल एनवायरनमेंट्स में डायरेक्ट एग्रेशन की बजाय इमोशनल अलाइनमेंट, कम्युनिकेशन और सोशल प्रेशर के जरिए इन्फ्लुएंस करना सीखती हैं। ये स्ट्रैटेजी ईवल नहीं है, यह अडैप्टिव है। साइकोलॉजिकल पावर मूव्स विमेन यूज को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि इन्फ्लुएंस हमेशा लाउड नहीं होता। इन्फ्लुएंस अक्सर एटमॉस्फेयर बनाकर किया जाता है। बातचीत का टोन, इमोशनल क्यूज, एक्सपेक्टेशंस और रिएक्शंस। डार्क फीमेल साइकोलॉजी एक्सप्लेन यही दिखाती है कि पावर हमेशा कमांड से नहीं आती, पावर अक्सर रिस्पॉन्स शेपिंग से आती है। एक कॉमन पैटर्न यह है कि इमोशन का इस्तेमाल ब्रिज की तरह किया जाता है, वेपन की तरह नहीं। इमोशन जोड़ सोशल प्रेशर का यूज यहां दूसरा पावर प्रिंसिपल बनता है। जब कोई अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करता है, तो सामने वाले पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है।
वो खुद को इंडिफरेंट नहीं दिखाना चाहता। इस मॉरल हेजिटेशन में इन्फ्लुएंस क्वाइटली काम करता है। यहां यह समझना जरूरी है कि इमोशन दिखाना मैनिपुलेशन नहीं होता। मैनिपुलेशन तब होता है जब इमोशन को डिसीजन स्टीयर करने के लिए स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जाए। साइकोलॉजिकल पावर मूव्स विमेन यूज में ये बाउंड्री सटल होती है। कभी कभी सामने वाले को लगता है कि वह केयरिंग है, जबकि असल में वह इमोशनली गाइडेड हो रहा होता है। डार्क फीमेल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड ये भी बताती है कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस अक्सर कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग से शुरू होती है। किसी बात को सीधे कहने की बजाय माहौल बनाया जाता है, संकेत दिए जाते हैं, रिएक्शंस ऑब्जर्व किए जाते हैं और फिर अगला कदम लिया जाता है। ये प्रोसेस फास्ट नहीं होती, लेकिन ड्यूरेबल होती है। सोशल प्रेशर एक पावरफुल टूल होता है, खासकर तब जब हार्मनी की वैल्यू हाई हो। जब कोई यह जताता है कि एक डिसीजन से रिलेशनशिप, इमेज या ग्रुप डायनामिक्स अफेक्ट होंगी, तब सामने वाला लॉजिकली नहीं, सोशली सोचने लगता है। साइकोलॉजिकल पावर मूव्स विमेन यूज में यह पैटर्न अक्सर देखा जाता है, क्योंकि सोशल बॉन्ड्स को मैनेज करना कई एनवायरमेंट्स में सर्वाइवल स्किल रहा है। डार्क फीमेल साइकोलॉजी एक्सप्लेन का एक और एस्पेक्ट यह है कि इन्फ्लुएंस अक्सर रेसिप्रोसिटी पर टिकी होती है। पहले केयर, सपोर्ट या अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, फिर अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन क्रिएट होती है। एक्सपेक्टेशन लाउड नहीं होती, लेकिन मौजूद होती है। सामने वाला खुद को ऑब्लिगेटेड महसूस करता है और ऑब्लिगेशन कंप्लायंस में बदल जाती है। यहां यह भी साफ करना जरूरी है कि यह पैटर्न्स अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। हर इन्फ्लुएंस इंटेंशनल नहीं होती। बहुत बार बिहेवियर लर्न होता है, कॉन्शियसली डिजाइन नहीं। साइकोलॉजी बिहेवियर को इंटेंशन से नहीं, अफेक्ट से जज करती है। अफेक्ट अगर डिसीजन कंट्रोल है तो वो पावर मूव माना जाता है। साइकोलॉजिकल पावर मूव्स विमेन यूज में कम्युनिकेशन एक सेंट्रल रोल निभाती है। वर्ड्स से ज्यादा टाइमिंग, साइलेंस और एम्फोसिस काम करता है। कब कुछ कहा जाए, कब नहीं कहा जाए, किस टोन में कहा जाए, ये सारे एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस को शेप करते हैं। डार्क फीमेल साइकोलॉजी एक्सप्लेन ये बताती है कि साइलेंस भी मैसेज होता है और मैसेज इन्फ्लुएंस बन सकता है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का एक कॉमन फॉर्म एक्सपेक्टेशन सेटिंग है। डायरेक्ट डिमांड की बजाय असम्पशन बनाई जाती है कि सामने वाला खुद ही समझ जाएगा। अगर वह नहीं समझता तो डिसअपॉइंटमेंट दिखती है। डिसअपॉइंटमेंट गिल्ट पैदा करती है और गिल्ट बिहेवियर को एडजस्ट करवाती है। ये चेन विजिबल नहीं होती, लेकिन इफेक्टिव होती है। इमोशन जोड़ सोशल प्रेशर का यूज तब और पावरफुल हो जाता है जब एम्पैथी हाई हो। एम्पैथेटिक लोग दूसरों की फीलिंग्स को सीरियसली लेते हैं। साइकोलॉजिकल पावर मूव्स विमेन यूज में एम्पैथेटिक पार्टनर्स, कलीग्स या फ्रेंड्स ज्यादा ससेप्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि वे इमोशनल हार्मनी को प्रायोरिटी देते हैं। डार्क फीमेल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड ये भी दिखाती है कि इन्फ्लुएंस अक्सर आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाता है। किसी को यह महसूस कराया जाए कि एक पर्टिकुलर डिसीजन उसकी इमेज, वैल्यूज या रोल से मैच करता है। जब डिसीजन आइडेंटिटी से जुड़ जाता है तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। इंसान खुद को कंसिस्टेंट दिखाना चाहता है। यहां जेंडर ब्लेम नहीं है, क्योंकि यही पैटर्न दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दूसरे लोग भी यूज करते हैं। फर्क सिर्फ प्रेजेंटेशन का होता है। जहां डायरेक्ट फोर्स फ्राउंड अपॉन हो, वहां इनडायरेक्ट मेथड्स फ्लोरिश करते हैं। साइकोलॉजिकल पावर मूव्स विमेन यूज इसी अडैप्टेशन का नतीजा है। सोशल स्टोरी टेलिंग भी एक सटल इन्फ्लुएंस टूल है। डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट की बजाय एग्जाम्पल, स्टोरी या थर्ड पर्सन रेफरेंस। सामने वाला खुद कंक्लूजन निकालता है। जब कंक्लूजन सेल्फ जेनरेटेड लगता है तो वो ज्यादा स्ट्रांगली एक्सेप्टेड होता है। डार्क फीमेल साइकोलॉजी एक्सप्लेन में इसे गाइडेड इन्फ्लुएंस कहा जाता है। इमोशन रेगुलेशन भी इन्फ्लुएंस का हिस्सा हो सकती है। कभी वार्मथ, कभी डिस्टेंस। इनकंसिस्टेंसी अटेंशन बढ़ाती है। अटेंशन बढ़े तो वैल्यू बढ़ती है। वैल्यू बढ़े तो इन्फ्लुएंस आसान हो जाती है। ये प्रोसेस अनकॉन्शियस लेवल पर काम करता है और इसलिए इसे पहचानना मुश्किल होता है। साइकोलॉजिकल पावर मूव्स विमेन यूज का एक और एस्पेक्ट रिलेशनल लीवरेज है। रिलेशनशिप की क्वालिटी को इम्प्लिसिट करेंसी की तरह यूज किया जाता है। अप्रूवल, क्लोजनेस या वैलिडेशन को बिहेवियर से लिंक कर दिया जाता है। ये लिंक एक्सप्लिसिट नहीं होता, लेकिन फेल्ट होता है। यहां यह समझना जरूरी है कि यह सब नेगेटिव तभी बनता है जब ट्रांसपेरेंसी और कॉन्सेंट गायब हों। इन्फ्लुएंस नेचुरल है, मैनिपुलेशन तब है जब ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो। डार्क फीमेल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड ऑटोनॉमी की इसी बाउंड्री को हाईलाइट करती है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस डायरेक्ट फोर्स से इसलिए स्ट्रॉन्गर होती है क्योंकि यह ईगो को बाईपास करती है। डायरेक्ट फोर्स ईगो को चैलेंज करता है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ईगो को अलाइन करता है। जब ईगो अलाइन हो जाता है तो रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं रहती। साइकोलॉजिकल पावर मूव्स विमेन यूज में सोशल कैलिब्रेशन भी दिखती है। अलग लोगों के साथ अलग टोन, अलग अप्रोच। यह अडैप्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस को स्मूथ बनाती है। सामने वाले को लगता है कि कम्युनिकेशन नेचुरल है, जबकि अप्रोच टेलर्ड होती है। इमोशन जोड़ सोशल प्रेशर का यूज तब डेंजरस बनता है जब अकाउंटेबिलिटी डिसअपीयर हो जाए। जब इन्फ्लुएंस करने वाला कहे कि उसने तो कुछ कहा ही नहीं, सब सामने वाले की इंटरप्रिटेशन थी।
एम्बिग्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्यूज कर देती है। डार्क फीमेल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये भी है कि सोसाइटी कई बार इन इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजीज को रिवॉर्ड करती है। लाउड एग्रेशन पनिश होती है, सटल इन्फ्लुएंस रिवॉर्डेड होती है। बिहेवियर इंसेंटिव्स शेप बिहेवियर। साइकोलॉजिकल पावर मूव्स विमेन यूज को समझने का मतलब सस्पिशन डेवलप करना नहीं है। इसका मतलब पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्निशन आपको डिफेंसिव नहीं, डिसर्निंग बनाता है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि इन्फ्लुएंस को रोकने का तरीका इमोशन को डिसमिस करना नहीं है। इमोशन वैलिड है। कंट्रोल तब आता है जब इमोशन डिसीजन ड्राइवर बन जाए। अवेयरनेस का मतलब इमोशन और डिसीजन के बीच स्पेस बनाना है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस तब एथिकल रहती है जब सामने वाले की चॉइस अनटैक्ट रहे। जब चॉइस श्रिंक हो जाए तब इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन बन जाती है। डार्क फीमेल साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड इसी लाइन को क्लियर करती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि पावर मूव्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते, एक्सप्रेशन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होते हैं। साइकोलॉजिकल पावर मूव्स विमेन यूज को समझना आपको विमेन से डराना नहीं, ह्यूमन बिहेवियर से अवेयर बनाना है। इस चैप्टर की फाइनल क्लैरिटी बिल्कुल साफ है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस डायरेक्ट फोर्स से ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। इमोशन और सोशल प्रेशर पावरफुल टूल्स हैं। टूल्स अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते, यूज उन्हें ऐसा बनाता है। जब आप इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं तो आप इंटरैक्शन को कॉन्शियसली नेविगेट कर पाते हैं। यही इस चैप्टर का सार है। अवेयरनेस ब्लेम नहीं है, अवेयरनेस बैलेंस है। जब आप इन्फ्लुएंस को समझते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। और रिस्पॉन्स ही असली पावर है। चैप्टर 9 मैनिपुलेशन टैक्टिक्स मेन एंड वुमेन दोनों कैसे यूज करते हैं। मैनिपुलेशन को अक्सर जेंडर से जोड़कर देखा जाता है, जैसे कि यह किसी एक ग्रुप की आदत हो। लेकिन साइकोलॉजी इस सोच को गलत मानती है। मैनिपुलेशन इंसानी बिहेवियर का हिस्सा है, जेंडर का नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेथड्स अलग होते हैं। सेम साइकोलॉजी, डिफरेंट मेथड्स, यही इस चैप्टर का कोर है। अगर आप इस सच को समझ लेते हैं तो आप मैनिपुलेशन को पर्सनालिटी या जेंडर से नहीं, पैटर्न से पहचानना सीख जाते हैं। मैनिपुलेशन टैक्टिक्स मेन एंड वुमेन यूज को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मैनिपुलेशन क्यों होती है। मैनिपुलेशन तब होती है जब कोई इंसान डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन आउटकम अपने फेवर में चाहता है। जब डायरेक्ट पावर अवेलेबल नहीं होती तब इनडायरेक्ट टैक्टिक्स यूज की जाती हैं। यही वजह है कि मैनिपुलेशन हर उस जगह दिखती है जहां पावर इम्बैलेंस होता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स यही बताती हैं कि इंसान जिस रिसोर्स को वैल्यू करता है उसी रिसोर्स के जरिए मैनिपुलेट किया जाता है। किसी के लिए स्टेटस इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए अप्रूवल, किसी के लिए इमोशन, किसी के लिए फियर। मैनिपुलेटर वही रूट चुनता है जो सामने वाले के लिए सबसे सेंसिटिव हो। मेन और विमेन दोनों मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन अलग हो सकता है। मेन अक्सर स्टेटस बेस्ड मैनिपुलेशन की तरफ झुकते हैं, विमेन अक्सर इमोशन बेस्ड मैनिपुलेशन की तरफ। इसका मतलब यह नहीं कि मेन इमोशन यूज नहीं करते या विमेन स्टेटस यूज नहीं करती। इसका मतलब यह है कि सोशल कंडीशनिंग अलग टूल्स डेवलप करती है। स्टेटस बेस्ड मैनिपुलेशन में हायरार्की का इस्तेमाल होता है, अथॉरिटी, पोजीशन, सक्सेस, अचीवमेंट, रेपुटेशन। जब कोई इंसान अपने स्टेटस को लीवरेज करता है तो सामने वाले पर इम्प्लिसिट प्रेशर बनता है। सामने वाला खुद को इन्फीरियर या रिप्लेसेबल महसूस करने लगता है। कंप्लायंस फियर से नहीं, कंपैरिजन से आती है। इमोशन बेस्ड मैनिपुलेशन में फीलिंग्स प्राइमरी टूल बनती हैं। गिल्ट, केयर, डिसअपॉइंटमेंट, अफेक्शन। सामने वाला मॉरली प्रेशर्ड महसूस करता है। उसे लगता है कि अगर उसने कंप्लाई नहीं किया तो वह इनसेंसिटिव या सेल्फिश साबित होगा। कंप्लायंस यहां मॉरल डिस्कम्फर्ट से आती है। सेम साइकोलॉजी, डिफरेंट मेथड्स का मतलब यही है कि दोनों केसेस में टारगेट एक ही होता है। टारगेट होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनिपुलेटर का गोल सामने वाले की ऑटोनॉमी को क्वाइटली बाईपास करना होता है। मेथड चाहे स्टेटस हो या इमोशन, एंड रिजल्ट वही होता है। मैनिपुलेशन टैक्टिक्स मेन एंड वुमेन यूज में एक कॉमन सिमिलैरिटी यह है कि दोनों क्लैरिटी अवॉइड करते हैं। डायरेक्ट मांग रिस्की होती है क्योंकि डायरेक्ट मांग रिजेक्शन ला सकती है। इसलिए सजेशन, हिंट, एक्सपेक्टेशन और साइलेंस जैसे टूल्स यूज होते हैं। साइलेंस भी मैनिपुलेशन का एक फॉर्म हो सकता है जब साइलेंस डिस्कम्फर्ट क्रिएट करे। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स ये भी दिखाती हैं कि मैनिपुलेटर्स अक्सर खुद को रीजनेबल दिखाते हैं। वे एक्सट्रीम लैंग्वेज यूज नहीं करते। वे अपने डिमांड्स को लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी या कंसर्न के रूप में प्रेजेंट करते हैं। सामने वाला अग्री करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह लॉजिकल है, न कि प्रेशर्ड। मेन की तरफ से स्टेटस बेस्ड मैनिपुलेशन अक्सर कंपटीशन और डोमिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में दिखती है। ये सटल हो सकती है, जैसे अचीवमेंट्स हाईलाइट करना, कनेक्शंस दिखाना, इन्फ्लुएंस का संकेत देना। ये डायरेक्ट धमकी नहीं होती, लेकिन मैसेज क्लियर होता है, मैं ऊपर हूं, तुम नीचे हो। विमेन की तरफ से इमोशन बेस्ड मैनिपुलेशन अक्सर रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में दिखती है।
ये वार्मथ और विथड्रॉल के पैटर्न में आती है। जब क्लोजनेस बिहेवियर से लिंक्ड हो जाए तब बिहेवियर स्टीयर किया जा सकता है। अप्रूवल रिवॉर्ड बन जाती है, डिस्टेंस पनिशमेंट बन जाता है। यह समझना जरूरी है कि ये पैटर्न्स बायोलॉजिकल नहीं, सोशल हैं। सोसाइटी अलग जेंडर्स को अलग तरीके से पावर एक्सप्रेस करना सिखाती है। जहां डायरेक्ट डोमिनेंस अलाउड नहीं होती, वहां इनडायरेक्ट डोमिनेंस डेवलप होती है। साइकोलॉजी बिहेवियर को ब्लेम नहीं करती, साइकोलॉजी बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। मैनिपुलेशन टैक्टिक्स मेन एंड वुमेन यूज में फियर भी कॉमन टूल है। फियर का फॉर्म अलग हो सकता है। मेन के केस में फियर स्टेटस लॉस का हो सकता है, वुमेन के केस में फियर रिलेशनशिप लॉस का, लेकिन फियर दोनों में बिहेवियर कंट्रोल करता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स ये भी बताती हैं कि मैनिपुलेटर्स रियली अकेले एक टैक्टिक यूज करते हैं। टैक्टिक्स मिक्स होती हैं, स्टेटस के साथ इमोशन, इमोशन के साथ लॉजिक, लॉजिक के साथ फियर। यह मिक्स मैनिपुलेशन को फ्लेक्सिबल और अडैप्टिव बनाता है। सेम साइकोलॉजी, डिफरेंट मेथड्स का एक और एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टिंग है। मैनिपुलेटर खुद को इनोसेंट दिखाता है और आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले पर डाल देता है। तुमने ऐसा चूज किया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये लाइन मैनिपुलेशन को इनविजिबल बना देती है। मैनिपुलेशन टैक्टिक्स मेन एंड वुमेन यूज में वैलिडेशन भी पावरफुल टूल है। प्रेज देकर बिहेवियर रिइंफोर्स किया जाता है, क्रिटिसिज्म देकर बिहेवियर डिस्करेज किया जाता है। ये कंडीशनिंग प्रोसेस कॉन्शियस नहीं होती, लेकिन इफेक्टिव होती है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स में इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में यह हैबिट शेपिंग है। इंसान वही बिहेवियर रिपीट करता है जिससे उसे अप्रूवल मिलता है और उस बिहेवियर से बचता है जिससे डिस्कम्फर्ट मिलता है। स्टेटस बेस्ड मैनिपुलेशन में कंपैरिजन यूज होता है। तुम जैसे लोग यूजुअली ऐसा करते हैं, सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं सोचते। कंपैरिजन ईगो को टारगेट करता है। ईगो एक्टिवेट हो जाए तो रैशनल थिंकिंग वीक हो जाती है। इमोशन बेस्ड मैनिपुलेशन में एम्पैथी टारगेट होती है। सामने वाला अपने इमोशंस को सेकेंडरी कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाले की फीलिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एम्पैथी जब अनबैलेंस्ड हो जाए तब मैनिपुलेशन ईजी हो जाती है। मैनिपुलेशन टैक्टिक्स मेन एंड वुमेन यूज का एक और शेयर्ड फीचर टाइमिंग है। प्रेशर रियली काम मोमेंट्स में डाला जाता है। प्रेशर इमोशनल मोमेंट्स में आता है। स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, फियर, अफेक्शन। इमोशनल पीक्स में डिसीजंस फास्टर होते हैं और क्वेश्चनिंग कम होती है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स ये भी बताती हैं कि मैनिपुलेटर्स अक्सर एम्बिग्यूटी मेंटेन करते हैं। क्लियर बाउंड्रीज मैनिपुलेशन को रोकती हैं, एम्बिग्यूटी मैनिपुलेशन को अलाउ करती है। जब रूल्स क्लियर न हो तब पावर हुएवर इंटरप्रेट्स विंस। सेम साइकोलॉजी, डिफरेंट मेथड्स का मतलब यह भी है कि डिफेंस भी सेम होता है। अवेयरनेस, पैटर्न रिकॉग्निशन, इमोशनल पॉज। जब आप बिहेवियर को लेबल कर पाते हैं तब मैनिपुलेशन अपनी पावर खो देती है। ये चैप्टर किसी जेंडर को विलन नहीं बनाता। ये चैप्टर ये दिखाता है कि मैनिपुलेशन इंसानी कमजोरी पर एक्सप्लॉइट करती है। कमजोरी शेम नहीं है, वीकनेस अवेयरनेस के बिना डेंजरस बन जाती है। मैनिपुलेशन टैक्टिक्स मेन एंड वुमेन यूज इसलिए इफेक्टिव होती हैं क्योंकि वे नॉर्मल बिहेवियर के बीच हाइड होती हैं। केयरिंग लगती हैं, प्रोफेशनल लगती हैं, लॉजिकल लगती हैं। डेंजर बिहेवियर में नहीं, इंटेंशन में नहीं, अफेक्ट में होता है। स्टेटस वीएस इमोशन बेस्ड मैनिपुलेशन का फर्क समझ लेने के बाद आप इंटरैक्शन को बेहतर समझ पाते हैं। आप यह नहीं पूछते कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है, आप पूछते हैं कि कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। इस चैप्टर का सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि मैनिपुलेशन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। टूल्स अलग हो सकते हैं, साइकोलॉजी सेम रहती है। कंट्रोल आउटकम पर होता है, मेथड सिचुएशन डिसाइड करती है। इस चैप्टर की फाइनल क्लैरिटी बिल्कुल साफ है। मैनिपुलेशन तब काम करती है जब आप पैटर्न नहीं पहचानते। जैसे ही पैटर्न क्लियर हो जाता है, मैनिपुलेशन लूज हो जाती है। अवेयरनेस फाइट नहीं है, अवेयरनेस फ्रीडम है। यही इस चैप्टर का सार है। सेम साइकोलॉजी, डिफरेंट मेथड्स। स्टेटस हो या इमोशन, मैनिपुलेशन का गोल एक ही है, आपके फैसलों पर क्वाइटली इन्फ्लुएंस करना। और जब आप ये समझ लेते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करते, कॉन्शियसली चूज करते हैं। चैप्टर 10 माइंड कंट्रोल रियलिटी। कोई आपको फोर्स क्यों नहीं करता? ज्यादातर लोग माइंड कंट्रोल को फिल्मों की तरह समझते हैं। उन्हें लगता है कि किसी को कंट्रोल करने के लिए जोर चाहिए, धमकी चाहिए, दबाव चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी बिल्कुल उल्टा काम करती है। यहां कोई आपको फोर्स नहीं करता क्योंकि फोर्स रेजिस्टेंस पैदा करता है। असली कंट्रोल तब होता है जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल फ्री हैं। यही इस चैप्टर का कोर है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि इंसान अपनी फ्रीडम को सबसे ज्यादा वैल्यू करता है। अगर उसे लगे कि उसकी फ्रीडम छीनी जा रही है तो वो इंस्टिंक्टिवली अपोज करता है।
इसलिए स्मार्ट मैनिपुलेशन फ्रीडम को खत्म नहीं करती, फ्रीडम का इल्यूजन बनाती है। चॉइस का इल्यूजन यही पावर प्रिंसिपल है जिस पर मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम्स खड़े होते हैं। जब आपको लगता है कि आपके पास चॉइस है, तब आप गार्ड डाउन कर देते हैं। आप अलर्ट नहीं रहते, आप कॉशियस नहीं रहते। आपको लगता है कि डिसीजन आपका है, इसलिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही ले लेते हैं। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स यही बताते हैं कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी विक्टिम खुद ले ले तो कंट्रोलर इनविजिबल हो जाता है। माइंड कंट्रोल रियलिटी समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि चॉइसेस कैसे डिजाइन की जाती हैं। आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन ऑप्शंस न्यूट्रल नहीं होते। हर ऑप्शन का इमोशनल वेट अलग होता है। एक ऑप्शन सोशली एक्सेप्टेबल होता है, दूसरा रिस्की लगता है। एक ऑप्शन प्रेज के साथ जुड़ा होता है, दूसरा गिल्ट के साथ। आप टेक्निकली चूज कर रहे होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली स्टीयर किए जा रहे होते हैं। कंट्रोल तब होता है जब आप खुद को फ्री समझते हो, क्योंकि उस मोमेंट पर आप क्वेश्चनिंग बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि मैनिपुलेशन तो तब होती जब कोई आपको मजबूर करता। यहां तो कोई मजबूर नहीं कर रहा, इसलिए आप मान लेते हैं कि सब फेयर है। यही सबसे डेंजरस असम्पशन है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी ये भी बताती है कि डायरेक्ट आदेश शॉर्ट टर्म कंप्लायंस ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉयल्टी नहीं। इल्यूजन ऑफ चॉइस लॉन्ग टर्म कंप्लायंस पैदा करता है, क्योंकि इंसान खुद को ऑथर मानता है। उसे लगता है कि उसने डिसाइड किया है, इसलिए वो डिसीजन को डिफेंड भी करता है। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स में एक कॉमन पैटर्न दिखता है। मैनिपुलेटर रियली ये कहता है कि यह करो। वो कहता है कि लोग यूजुअली ऐसा करते हैं, स्मार्ट लोग ऐसा चूज करते हैं, मैच्योर लोग ऐसा हैंडल करते हैं। डिसीजन आपके हाथ में छोड़ा जाता है, लेकिन फ्रेम मैनिपुलेटर सेट करता है। फ्रेम सेट हो जाए तो पिक्चर अपने आप बन जाती है। माइंड कंट्रोल रियलिटी में फोर्स इसलिए नहीं दिखती क्योंकि फोर्स इनएफिशिएंट है। फोर्स से लोग अबे करते हैं, कनेक्ट नहीं करते। मॉडर्न कंट्रोल कनेक्शन और सेल्फ जस्टिफिकेशन पर काम करता है। जब आप किसी डिसीजन को जस्टिफाई करने लगते हैं, तब आप कंट्रोल को स्ट्रेंथन कर देते हैं। चॉइस का इल्यूजन तब और पावरफुल हो जाता है जब चॉइसेस टाइम प्रेशर में दी जाती हैं। अभी डिसाइड करना है, अभी रिस्पॉन्स चाहिए, अभी क्लैरिटी चाहिए। टाइम प्रेशर थिंकिंग को नैरो कर देता है। नैरो थिंकिंग में ऑप्शंस लिमिटेड दिखते हैं। लिमिटेड ऑप्शंस मैनिपुलेशन के लिए परफेक्ट ग्राउंड होते हैं। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी ये भी समझाती है कि चॉइस तब इल्यूजन बनती है जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो। आपको लगता है कि आप इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन आपको सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो इंफॉर्मेशन आपके डिसीजन को स्टे करती है, वही सामने रखी जाती है। जो इंफॉर्मेशन रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है, वो गायब रहती है। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स में इसे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहा जाता है। एक साइड ज्यादा जानती है, दूसरी साइड कम। डिसीजन पावर उसी के पास होती है जो कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल करता है। कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल ऑर्डर नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल नैरेटिव होता है। माइंड कंट्रोल रियलिटी में नैरेटिव बहुत बड़ा रोल निभाता है। स्टोरी टेलिंग फैक्ट्स से ज्यादा पावरफुल होती है। फैक्ट्स सवाल उठाते हैं, स्टोरीज मीनिंग देती हैं। जब डिसीजन किसी स्टोरी का हिस्सा बन जाए तो वो इमोशनली जस्टिफाइड लगता है। इमोशन जस्टिफिकेशन लॉजिक से ज्यादा टिकाऊ होता है। कंट्रोल तब होता है जब आप खुद को फ्री समझते हो, क्योंकि उस समय ईगो इन्वॉल्व हो जाता है। ईगो चाहता है कि आप स्मार्ट दिखें, इंडिपेंडेंट दिखें, डिसाइसिव दिखें। मैनिपुलेटर ईगो को चैलेंज नहीं करता, ईगो को अलाइन करता है। जब ईगो अलाइंड हो जाता है तो रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं रहती। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी ये भी दिखाती है कि फोर्स डिसीजंस रिग्रेट पैदा करते हैं, बट चोजन डिसीजंस प्राइड पैदा करते हैं। प्राइड डिसीजन को लॉक कर देता है। आप गलती दिखने पर भी पीछे हटने में हिचकते हैं, क्योंकि पीछे हटना ईगो के लिए लॉस होता है। मैनिपुलेशन इसी ईगो ट्रैप पर काम करती है। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स में एक और पैटर्न दिखता है, सोशल प्रूफ। जब आपको लगता है कि दूसरे लोग भी यही चूज कर रहे हैं, तो चॉइस सेफ लगती है। सेफ्टी फीलिंग रेजिस्टेंस को खत्म कर देती है। Nobody wants to be the odd one out. कंट्रोल सोशल नॉर्म्स के जरिए स्मूथ हो जाता है। माइंड कंट्रोल रियलिटी में अथॉरिटी भी सटल होती है। अथॉरिटी लाउड नहीं होती, अथॉरिटी क्रेडिबल होती है। एक्सपर्ट ओपिनियन, इनसाइडर इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस्ड वॉइस। जब अथॉरिटी ट्रस्ट बन जाए, तब सजेशन कमांड जैसा काम करता है, बिना कमांड बने। चॉइस का इल्यूजन तब भी क्रिएट होता है जब कॉन्सिक्वेंसेस स्क्यूड हों। एक ऑप्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्लियरली नेगेटिव दिखाए जाते हैं, दूसरे ऑप्शन के कॉन्सिक्वेंसेस वेग लेकिन पॉजिटिव। इंसान रिस्क अवॉइड करता है। वो सेफ ऑप्शन चूज करता है, ये सोचकर कि यह उसका चॉइस है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी ये भी बताती है कि रिवॉर्ड एंटिसिपेशन बिहेवियर को स्टे करता है। प्रॉमिस, पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल बेनिफिट। इवन अगर रिवॉर्ड शो नहीं है, होप डिसीजन को ड्राइव कर देती है। होप फोर्स्ड नहीं होती, होप चोजन लगती है। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स में यह भी देखा गया है कि मैनिपुलेटर्स अक्सर रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, वे प्री फ्रेम साइकोलॉजी यूज करते हैं।
रिवर्स साइकोलॉजी रेजिस्टेंस ट्रिगर कर सकती है, प्री फ्रेमिंग रेजिस्टेंस को बाईपास कर देती है। माइंड कंट्रोल रियलिटी समझने के लिए यह समझना होगा कि फोर्स ऑब्वियस होती है, इन्फ्लुएंस इनविजिबल होती है। इनविजिबल इन्फ्लुएंस ज्यादा टिकाऊ होती है। जब इन्फ्लुएंस इनविजिबल हो तब विक्टिम डिफेंस नहीं लगाता। कंट्रोल तब होता है जब आप खुद को फ्री समझते हो, क्योंकि उस मोमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है। मैनिपुलेटर पीछे हट सकता है और कह सकता है कि चॉइस आपकी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट मैनिपुलेशन को मॉरली सेफ बना देती है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव ईज का। जब डिसीजन इजी लगता है तब क्वेश्चनिंग कम होती है। इजी डिसीजन यूजुअली प्री शेप्ड होता है। हार्ड डिसीजंस मैनिपुलेशन को एक्सपोज कर सकते हैं, इसलिए मैनिपुलेटर्स डिसीजंस को सिंपल दिखाते हैं। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स ये भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी बायस माइंड कंट्रोल में बहुत यूज होता है। आपने पहले ऐसा चूज किया था तो अब भी वही चूज करना लॉजिकल लगेगा। पास्ट चॉइस प्रेजेंट बिहेवियर को ट्रैप कर लेती है। माइंड कंट्रोल रियलिटी में फियर भी सटल होता है। डायरेक्ट फियर रेजिस्टेंस पैदा करता है, इनडायरेक्ट फियर पॉसिबिलिटी बनकर आता है। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? पॉसिबिलिटी फियर इमेजिनेशन एक्टिवेट करता है। इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। चॉइस का इल्यूजन तब भी वर्क करता है जब ऑल्टरनेटिव्स अनअट्रैक्टिव बना दिए जाएं। टेक्निकली ऑप्शन मौजूद है, प्रैक्टिकली अनयूजेबल। आप फ्री हैं, लेकिन फ्रीडम कॉस्टली बना दी गई है। फ्रीडम एक्सपेंसिव हो जाए तो लोग विलिंगली कंट्रोल चूज करते हैं। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी ये साफ करती है कि मैनिपुलेशन का एंड गोल ओबीडियंस नहीं, इंटरनलाइजेशन होता है। ओबीडियंस तब खत्म हो जाती है जब प्रेशर हटे। इंटरनलाइजेशन तब भी रहती है जब मैनिपुलेटर एब्सेंट हो। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स में यही सबसे अनकंफर्टेबल सच है। बेस्ट कंट्रोल वह है जो खुद को कंट्रोल मानता ही नहीं। जब सिस्टम इतना स्मूथ हो कि आपको लगे कि आप अपने लिए बेस्ट चूज कर रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे यही है, कोई आपको फोर्स नहीं करता क्योंकि फोर्स नेसेसरी है। चॉइस का इल्यूजन सफिशिएंट है। कंट्रोल तब होता है जब आप खुद को फ्री समझते हो, क्योंकि उस समय आप गार्ड भी नहीं रखते और ब्लेम भी खुद पर लेते हैं। इस चैप्टर की फाइनल क्लैरिटी बिल्कुल साफ है। माइंड कंट्रोल लाउड नहीं होता, ड्रामेटिक नहीं होता, ऑब्वियस नहीं होता। माइंड कंट्रोल पोलाइट होता है, लॉजिकल लगता है, फेयर लगता है। और यही वजह है कि यह सबसे पावरफुल होता है। जब आप इस रियलिटी को समझ लेते हैं तो आप पैरानॉइड नहीं बनते, आप माइंडफुल बनते हैं। आप चॉइसेस से पहले पॉज करना सीखते हैं। पॉज मैनिपुलेशन का नेचुरल एनिमी है। यही इस चैप्टर का सार है। फ्रीडम का इल्यूजन सबसे डेंजरस केज हो सकता है, और जब आप इस इल्यूजन को पहचान लेते हो, टैप कंट्रोल अपनी पावर खो देता है। चैप्टर 11, हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। अब तक आपने पावर, मैनिपुलेशन और माइंड कंट्रोल के कई लेयर्स देखे हैं। अब एक जरूरी सवाल सामने आता है, अगर मैनिपुलेशन इतनी सटल है, इतनी साइलेंट है, तो इससे बचा कैसे जाए? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि डिफेंस का मतलब स्ट्रांग बनना है, अग्रेसिव बनना है, या इमोशनली कोल्ड हो जाना है। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही बताती है। मैनिपुलेशन से बचाव ताकत से नहीं होता, बचाव समझ से होता है। हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि अवेयरनेस प्रोटेक्शन है। अवेयरनेस का मतलब सस्पिशन नहीं है। अवेयरनेस का मतलब यह नहीं कि आप हर इंसान पर शक करने लगे। अवेयरनेस का मतलब है पैटर्न्स को पहचानना, सिग्नल्स को नोटिस करना और रिएक्शन देने से पहले पॉज करना। मैनिपुलेशन तब सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जब वह अनोटिस्ड रहती है। जैसे ही आप किसी पैटर्न को पहचान लेते हैं, मैनिपुलेशन अपनी आधी पावर खो देती है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स फॉर डेली लाइफ यही बताती हैं कि कंट्रोल सीक्रेसी पर डिपेंड करता है। एक्सपोजर कंट्रोल को कमजोर कर देता है। अवेयरनेस इक्वल्स प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि आप ये समझ लें कि हर इन्फ्लुएंस बैड नहीं होती, लेकिन हर इन्फ्लुएंस न्यूट्रल भी नहीं होती। जब आप ये फर्क करना सीख जाते हैं, तब आप ब्लाइंडली रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। रिएक्शन मैनिपुलेशन का फ्यूल होता है। रिएक्शन कंट्रोल इक्वल्स रियल पावर, यही दूसरा पावर प्रिंसिपल है। मैनिपुलेटर आपको प्रोवोक नहीं करता, वह आपको रिएक्ट करवाता है। रिएक्शन इमोशनल होती है, फास्ट होती है और बिना एनालिसिस के होती है। जैसे ही आप रिएक्शन को डिले कर देते हैं, मैनिपुलेशन वीक हो जाती है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी ये साफ बताती है कि पॉज मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा एनिमी है। पॉज मतलब साइलेंस, टाइम और स्पेस। जब कोई आपको इमोशनली पुश करे, गिल्ट दिखाए, अर्जेंसी क्रिएट करे या प्रेशर डाले, तब इमीडिएट जवाब न देना डिफेंस है। पॉज आपको सोचने का मौका देता है और सोच मैनिपुलेशन को एक्सपोज करती है। हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में एक और जरूरी स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी को वापस अपने हाथ में लेना। मैनिपुलेशन अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करती है।
आपको ऐसा फील कराया जाता है कि सामने वाले की फीलिंग्स, रिएक्शंस या प्रॉब्लम्स आपकी वजह से हैं। डिफेंस तब शुरू होती है जब आप ये समझ लें कि आप हर किसी के इमोशंस के मैनेजर नहीं हैं। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स फॉर डेली लाइफ में यह देखा गया है कि मैनिपुलेटर्स बाउंड्रीज से अनकंफर्टेबल होते हैं। क्लियर बाउंड्रीज मैनिपुलेशन को रोक देती हैं। बाउंड्री का मतलब हार्श होना नहीं है, बाउंड्री का मतलब क्लैरिटी है। जब आप कामली बताते हैं कि आप क्या एक्सेप्ट करेंगे और क्या नहीं, तब मैनिपुलेशन के लिए स्पेस कम हो जाती है। अवेयरनेस इक्वल्स प्रोटेक्शन का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यह भी है कि आप अपनी इमोशनल पैटर्न्स को जानें। मैनिपुलेटर्स वही बटन्स प्रेस करते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं। गिल्ट सेंसिटिविटी, अप्रूवल हंगर, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, नीड टू बी लाइक्ड। जब आप अपने ट्रिगर्स पहचान लेते हैं, तब मैनिपुलेशन ब्लाइंड नहीं रहती। रिएक्शन कंट्रोल इक्वल्स रियल पावर का मतलब यह भी है कि आप एक्सप्लेन करने की अर्जेंसी से बाहर निकलें। मैनिपुलेटर्स अक्सर आपको जस्टिफाई करवाते हैं। जितना ज्यादा आप एक्सप्लेन करते हैं, उतना ज्यादा कंट्रोल शिफ्ट होता है। डिफेंस का मतलब यह नहीं कि आप हर बात जस्टिफाई करें। कभी कभी सिंपल साइलेंस भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी ये भी बताती है कि क्लैरिटी मैनिपुलेशन के खिलाफ शील्ड है। जब कोई एम्बिग्यूअस बात करे, वेग एक्सपेक्टेशंस रखे या हाफ इंफॉर्मेशन दे, तब क्लैरिफिकेशन मांगना डिफेंस है। क्लियर सवाल मैनिपुलेशन को अनकंफर्टेबल बना देते हैं। हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है इमोशनल ओनरशिप। अगर कोई अपसेट है, इसका मतलब यह नहीं कि आप गिल्टी हैं। अपसेट होना इमोशन है, एक्यूजेशन नहीं। मैनिपुलेटर्स इमोशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिक्स कर देते हैं। डिफेंस तब शुरू होती है जब आप इस मिक्स को अलग कर पाते हैं। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स फॉर डेली लाइफ में यह भी बताया जाता है कि मैनिपुलेटर्स अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। अभी डिसाइड करो, अभी जवाब दो, अभी समझो। अर्जेंसी सोचने की क्षमता कम कर देती है। डिफेंस का मतलब अर्जेंसी को स्लो करना है। अगर डिसीजन सच में इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ी देर वेट कर सकता है। अवेयरनेस इक्वल्स प्रोटेक्शन का एक डीप लेवल यह है कि आप अपने सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल वैलिडेशन से अलग करें। मैनिपुलेशन अक्सर अप्रूवल और रिजेक्शन के बीच झूलती है। जब आपकी सेल्फ वर्थ स्टेबल होती है, तब अप्रूवल का लालच और रिजेक्शन का डर दोनों कम हो जाते हैं। रिएक्शन कंट्रोल इक्वल्स रियल पावर तब दिखता है जब आप इमोशनल बेट को नहीं लेते। प्रोवोकेशन, कंपैरिजन, गिल्ट ट्रिप्स, ये सब बेट हैं। डिफेंस फाइट नहीं है, डिफेंस नॉन पार्टिसिपेशन है। जब आप बेट नहीं लेते, तो मैनिपुलेटर के पास खेलने के लिए कुछ नहीं बचता। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी ये भी बताती है कि मैनिपुलेशन लॉन्ग टर्म में तभी काम करती है जब विक्टिम कंफ्यूज्ड रहे। कंफ्यूजन क्लैरिटी से खत्म होती है। क्लैरिटी तब आती है जब आप अपने अनुभव को वैलिडेट करते हैं। अगर कुछ गलत फील हो रहा है, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। फीलिंग एविडेंस नहीं है, लेकिन सिग्नल जरूर है। हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में यह भी समझना जरूरी है कि डिफेंस लाउड नहीं होती, डिफेंस ड्रामेटिक नहीं होती। डिफेंस क्वाइट होती है। काम टोन, स्टेडी बिहेवियर, प्रेडिक्टेबल बाउंड्रीज। मैनिपुलेटर्स केओस में थ्रेट करते हैं, स्टेबिलिटी में नहीं। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स फॉर डेली लाइफ में एक और इंपॉर्टेंट डिफेंस टूल है कंसिस्टेंसी इन वैल्यूज। अगर आपके वैल्यूज क्लियर हैं, तो मैनिपुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। मैनिपुलेटर वैल्यूज को बेंड करना चाहता है। जब वैल्यूज नॉन नेगोशिएबल हों, तब कंट्रोल वीक हो जाता है। अवेयरनेस इक्वल्स प्रोटेक्शन का मतलब यह भी है कि आप यह मान लें कि मैनिपुलेशन हर जगह हो सकती है। वर्क प्लेस में, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में। एक्सेप्टेंस अवेयरनेस की शुरुआत है। डिनायल मैनिपुलेशन को पावर देता है। रिएक्शन कंट्रोल इक्वल्स रियल पावर का प्रैक्टिकल मीनिंग यह है कि आप इमोशनल नहीं, इंटेंशनल रिस्पॉन्सेस दें। रिस्पॉन्ड करना मतलब कॉन्शियस चॉइस, रिएक्ट करना मतलब इनकॉन्शियस हैबिट। मैनिपुलेशन हैबिट्स पर काम करती है, इंटेंशन पर नहीं। माइंड कंट्रोल साइकोलॉजी ये साफ कहती है कि मैनिपुलेटर को एक्सपोज करना जरूरी नहीं है। हर बैटल लड़ना डिफेंस नहीं होता। कई बार डिस्टेंस ही बेस्ट डिफेंस होता है, डिस्टेंस फिजिकल हो या इमोशनल। जब एक्सेस कम हो जाता है, तो मैनिपुलेशन नेचुरली फेड हो जाती है। हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ यही है कि डिफेंस इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं। जब तक आप खुद को समझते हैं, तब तक कोई आपको परमानेंटली कंट्रोल नहीं कर सकता। इस चैप्टर का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है। अवेयरनेस प्रोटेक्शन है, रिएक्शन कंट्रोल रियल पावर है। मैनिपुलेशन तभी तक काम करती है जब तक आप उसे पहचानते नहीं। जैसे ही आप पैटर्न देख लेते हैं, पॉज लेते हैं और कॉन्शियसली चूज करते हैं, मैनिपुलेशन अपनी ग्रिप खो देती है। इस चैप्टर की फाइनल क्लैरिटी यही है। आपको मैनिपुलेटर से ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा अवेयर बनने की जरूरत है। अवेयरनेस फाइट नहीं है, अवेयरनेस फ्रीडम है। और फ्रीडम वही है जहां कंट्रोल काम करना बंद कर देता है। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, तो इसका एक ही मतलब है, आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं,
आप समझने वाले लोगों में आते हैं। ज्यादातर लोग साइकोलॉजी के वीडियोस बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को शुरू से आखिर तक सुना है तो आप उन लोगों से अलग हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं और उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जो पैटर्न्स पहचानना शुरू कर देते हैं। यह ऑडियो बुक किसी को मैनिपुलेट करना सिखाने के लिए नहीं थी। यह ऑडियो बुक आपको मैनिपुलेट होने से बचाने के लिए थी। अगर अब आपको चीजें पहले से ज्यादा साफ दिखने लगी हैं, अगर अब आप रिएक्शन से पहले पोज करने लगे हैं, अगर अब आपको केयर और कंट्रोल में फर्क समझ आने लगा है, तो समझ लीजिए कि यह कंटेंट अपना काम कर चुका है। हो सकता है आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हों, कुछ डाउट्स हों, कुछ सिचुएशंस हों जहां आपको लगे कि यह मैनिपुलेशन थी या नहीं। यह नॉर्मल है। साइकोलॉजी कोई स्विच नहीं है जो एक बार में सब क्लियर कर दे। साइकोलॉजी एक लेंस है जिससे आप दुनिया को धीरे धीरे साफ देखना सीखते हैं। और अगर आपने यहां तक सुना है तो आप उस क्लैरिटी के लिए रेडी हैं। अब एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात, अगर इस ऑडियो बुक ने आपको वैल्यू दी है, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक एल्गोरिदम के लिए नहीं, लाइक इस बात का सिग्नल है कि ऐसे कंटेंट की जरूरत है। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऑनेस्टली कह रहा हूं, सब्सक्राइब करना जरूरी है। क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं बेचा जाता, यहां मैनिपुलेशन को ग्लैमरस नहीं बनाया जाता, यहां साइकोलॉजी को रियल दिखाया जाता है। और अगर आप नए हैं तो कमेंट्स में सिर्फ 2 शब्द लिख दीजिए, डार्क ऑडियो बुक, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस पूरी जर्नी को पूरा किया है और आप उन लोगों में हैं जो आधी बातों पर राय नहीं बनाते। याद रखिए, सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो मैनिपुलेशन करता है। सबसे डेंजरस सिचुएशन वो होती है जब मैनिपुलेशन आपको नॉर्मल लगने लगे। अगर अब आपको नॉर्मल में भी सिग्नल्स दिखने लगे हैं तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यह अंत नहीं है, यह अवेयरनेस की शुरुआत है। और अवेयरनेस के बाद कोई भी आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता।